वेलकम रोहित भाई टू द साक्षर दुगल शो। यहाँ से शुरुआत की, कैसे कैसे अलग अलग चीजें की और आज क्या कर रहे हैं। मैं जॉब नहीं कर सकता, मैं किसी और के लिए पैसा नहीं कमा सकता, मैं कम पैसे कमाऊंगा लेकिन बिजनेस अपना करूंगा। आपने एक बात की, पेशेंस लैक करते हैं। सबसे बड़ी जो मिस्टेक है वो है क्विक मनी। मैं जो लोगों के अंदर पेशेंस खत्म किए वो सोशल मीडिया ने खत्म किए। मैंने कहा पापा मैं अगर बन भी जाऊंगा ना तो मैं 6 महीने में जॉब छोड़ के आ जाऊंगा, क्योंकि घूस का पैसा मैं खा नहीं सकता और बिना पैसा कमाए मैं जी नहीं सकता। ये कौन से साल की बात है? 2013। एक टाइम आता है जो वो आपको तोड़ देता है, वो सिखाता बहुत है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन प्लांट। आपने जो बात की है, मतलब इतना बड़ा एरिया है बुंदेलखंड का, 7 डिस्ट्रिक्ट्स उसके अंडर में आते हैं और वहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं था। ऑक्सीजन इज लाइक कि कितने लोग मर रहे हैं, उसकी एक्चुअल वैल्यू कोविड में लोगों को पता चली। जेन जी और जेन अल्फा जो है ना, ये कमाते तो अच्छा किसी के, मैंने सुनता इतने अच्छे अच्छे पैकेजेस हैं, बट बचता हाथ में कुछ नहीं है। पैसा बचाने से नहीं बढ़ता, पैसा और कमाने से बढ़ता। जो बिजनेसमैन होता है ना वो मोस्टली कैश में डील करता है। जब हम कैश खर्च करते हैं ना, दुख होता। तो भाई कैश में खर्च करना शुरू करो थोड़ा सा, दुख होगा तो अपने आप बचाओगे। अब एक धंधे से हाँ। बिजनेस इन्फ्लुएंसर, ये भी बड़े दो अलग अलग दुनिया है। ये सोशल मीडिया का कीड़ा कहाँ से पैदा हुआ? तो एक वाली चीज़ है ना कि जब बड़े आदमी कुछ बोलते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं, भले वो बकवास कर रहे हैं। चलो जी, धंधे हो गए, अपना सोशल मीडिया हो गया, पिस्टल अलग ही एक, मतलब कैसे कहते हैं, आउट ऑफ सिलेबस चीज है। अब बंदूकों का शौक तो बचपन से ही था, तो मैंने कहा ट्राई करते हैं। गए और अपना शूटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी। तो 3 से 4 ऐसे सिद्धांत या प्रिंसिपल जो आप यूज करते हैं, जो हर कोई यूज कर सकता है कि उससे पैसे कमाए जा सकते हैं, चाहे कोई भी फील्ड। बिजनेस का मतलब है 24/7 जॉब। किसी भी बिजनेस को ग्रो करने का सबसे अच्छा तरीका कि आप अपने से ज़्यादा स्मार्ट लोगों को हायर करो। या तो कोई बिजनेस पैसा देके जाएगा या फिर वो सीख देके जाएगा। आप भगवान से वो मांगते हो जो आपको चाहिए होता है, लेकिन भगवान आपको वो देता है जिसे आपकी ज़रूरत होती है। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ कि मैं 4 बड़ी बड़ी बातें कहूँगा। जो जीवन में मैंने फेस किया है, मैं सिर्फ वही लोगों को बता सकता हूँ, वही कह सकता हूँ। 4 चीज़ें हैं: त्याग, तपस्या, मेहनत और किस्मत। दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी होगी, जैक ऑफ ऑल आर्ट्स मास्टर ऑफ नन। मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि आज की डेट में यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल आर्ट्स एंड मास्टर ऑफ सम। एंड आज जो हमारे गेस्ट थे वो इसी फिलॉसफी को कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं, मिस्टर रोहित जैन। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक ही काम कर रहे हैं, ये अलग अलग काम कर रहे हैं। हर काम में ये प्रिसीजन लाते हैं। एक पॉडकास्टर हैं, एक फाइनेंस क्रिएटर हैं, ये इनका एक होटल चेन बिजनेस है, ऑक्सीजन प्लांट है, अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, डाइवर्स चीज़ें, पर एट द सेम टाइम हर काम में उतना ही पैशन, उतनी ही डेडिकेशन। तो आज हमने इनके साथ बहुत अलग अलग बातें करी, कुछ फाइनेंस से रिलेटेड, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या जो यंग जनरेशन है, बिकॉज आजकल बहुत लोग स्टार्टअप स्पेस में घुस रहे हैं, घुस तो जाते हैं, बट ग्राउंड लेवल पे क्या क्या ऐसे लेसन्स हैं जो अगर हमारी यूथ को, हमारी अपकमिंग जनरेशन को पता लग जाए, या करंट एंटरप्रेन्योर्स भी उससे कहीं ना कहीं सीख लें, तो बहुत हद तक कहीं ना कहीं उनको बेनिफिशियल जरूर रहेगा। इस पूरे एपिसोड में यही सारी बातें हुई हैं। सो इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर और एन बडिंग एंटरप्रेन्योर, देन दिस एपिसोड इज फॉर यू। वेलकम रोहित भाई टू द साक्षर दुगल शो। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। कहावत है जैक ऑफ ऑल आर्ट्स मास्टर ऑफ नन का सिंपल सरल सा मतलब यही होता है कि यार आपने बहुत कुछ किया और उसमें कुछ ज्यादा हासिल नहीं किया। बट अब आप जो मेरे साथ बैठे हो, मैं बात भी कर रहे थे, मैं आपकी प्रोफाइल भी देख रहा था, तो मैंने कहा क्या हासिल नहीं किया। अब इसमें इतनी सारी चीजें हैं, और बात सारी चीजों की नहीं है। हाँ। बात है जो अलग अलग चीजें आपने की हैं, उनकी कैटेगरी भी बहुत अलग है। तो इससे पहले मैं कुछ बोलूं, पहले आपकी जर्नी से हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ से शुरुआत की, कैसे कैसे अलग अलग चीजें की, और आज क्या कर रहे हैं? तो भाई जर्नी की अगर मैं बात करूं तो व्हेन आई वाज इन 8th क्लास, जब मैं 8th क्लास में 7th क्लास में था ना, तो उस टाइम पे जैसे एक नॉर्मल चीज़ें होती हैं, कोई घर में बड़ा आता है, बेटा क्या करना है, बड़े होके क्या बनना है। और आई गेस आप भी 90s बॉर्न हो, तो 90s के जो बच्चे होते थे ना, उनके पास 3 ऑप्शन थे: डॉक्टर, इंजीनियर, IAS। इसके आगे दुनिया ख़त्म थी। आप चूंकि एडवोकेट हो सकता है आपके लिए एक ऑप्शन और खुल गया था, लेकिन हम लोग के लिए, मेरे लिए तो 3 ऑप्शन बस समाज ने छोड़ रखे थे: डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, या सॉरी IAS। लेकिन उस टाइम पे पता नहीं क्यों मेरे माइंड में ऐसा कुछ था कि कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं करूंगा तो बिजनेस। रीज़न बीइंग कि मैं किसी और के लिए पैसा नहीं कमा सकता। जो अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो उस मेहनत का पैसा मुझको ही मिलना चाहिए। ये मेरा बिल्कुल माइंडसेट था, क्लियर था। लेकिन ये नहीं पता था कैसे करना है। फैमिली बिजनेस में थी, बट मुझे फैमिली बिजनेस, जो उस टाइम पे जो बिजनेस हो रहा था वो मुझे ज्वाइन नहीं करना था, क्योंकि उस टाइम पे जो मेरे फादर थे वो गुटखा मैन्युफैक्चरिंग करते थे। इट वॉज अ ग्रेट बिजनेस, सब कुछ उसने दिया है, बट स्टिल मेरा उसमें ऐसा कोई मन नहीं था। मुझे कोई बहुत अच्छा बिजनेस करना था, पता नहीं था कैसे करना, क्या करना है।
ट्वेल्थ कंप्लीट की। ट्वेल्थ के बाद सेम प्रेशर, इंजीनियरिंग कॉलेज चले जाओ। मैंने कहा इंजीनियरिंग तो मैं करूँगा नहीं, जब मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे कोई जॉब नहीं करनी, तो मैं इंजीनियरिंग करने क्यों जाऊँ। मैंने एक बहुत डिफरेंट कोर्स ज्वाइन किया, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स इन 3D एनिमेशन। अब मुझे नहीं पता मैंने ये क्यों ज्वाइन किया, बट समवन जो मेरे फ्रेंड थे उन्होंने ये सेम कोर्स ज्वाइन किया हुआ था। उन्होंने मेरे से केवल एक लाइन बोली हुई थी कि इस कोर्स में पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। तो मैंने कहा यार भाई अब तो मैं सिर्फ यही डिग्री करूंगा, और मुझे नहीं पता क्यों करना है, कैसे करना है, क्या करना है, बट स्टिल मैंने एमईटी में एडमिशन लिया। मैंने सेम डिग्री कंज्यूम की। इट वाज थर्ड ईयर, और एक सब्जेक्ट का हम लोग की क्लास में होता था एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स की क्लास चल रही थी, तो उस पे चीज़ें ये डिस्कस की जाती थी कि जब किसी आर्टिस्ट ने कोई पर्टिकुलर पेंटिंग को बनाया है तो उस टाइम पे उसका माइंडसेट क्या रहा होगा। इन द सेम सिनेरियो आप उस पेंटिंग को देखो, और अगर आप इस पेंटिंग को बनाते तो आप किस माइंडसेट से बनाते। ये उसका एक बेसिक रहता था कि हम लोग जो आर्टिस्ट रहते हैं उनके माइंड को समझते थे कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि जो आर्टिस्ट होते हैं थोड़े से पागल होते हैं, और आप पेंटिंग नहीं कर सकते क्योंकि आप उस लेवल का पागलपंती कर ही नहीं सकते। तो इस वजह से ये सब्जेक्ट था। तो सडनली मैम ने एक सबको टास्क दिया कि आपको लिखना है व्हाट मेक्स यू एन आर्टिस्ट। 10 मिनट्स का टाइम दिया। तो बाकी मतलब मेरे अलावा तो सारे आर्ट्स बैकग्राउंड से थे, वो बेचारे सब एनिमेशन वाले, पेंटिंग वाले। तो वो अपना, मैं लाइव स्केचिंग कर लेता हूँ, मैं किसी का भी फेस बना सकता हूँ, दैट्स व्हाई आई एम एन आर्टिस्ट, सब अपना लिखे पढ़े। मैं सोच रहा हूँ मैं क्या लिखूँ, मुझे तो ना स्केचिंग आती है, मुझे ना पेंटिंग आती, ना मुझे और कुछ आता, मैं क्या लिखूँ। तो उस दिन मैंने एक लाइन लिखी, मुझे नहीं पता आउट ऑफ सडन वो कहाँ से मेरे माइंड में आई, एंड आई हैव रिटन द आर्ट ऑफ मेकिंग मनी मेक्स मी एन आर्टिस्ट। और ये कौन से साल की बात है? ये थर्ड ईयर इन माई ग्रेजुएशन, 2013। 12 साल। 12 साल पहले आज से। तो ये जो लाइन मैंने लिखी, द आर्ट ऑफ मेकिंग मनी मेक्स मी एन आर्टिस्ट, मुझे नहीं पता आउट ऑफ सडन कहाँ से मेरे माइंड में आई। मैम ने मुझे बुलाया, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। कहते ये क्या लिखा है। मैंने कहा मैम ये मुझे नहीं पता मैंने क्या लिखा है, लेकिन जो मैंने लिखा है दिस इज माई ट्रूथ, ये मेरी सच्चाई है। मुझे नहीं पता कि पेंटिंग करने वाले को आर्टिस्ट बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं। मुझे कहीं पर भी डाल दो, कैसा भी बिजनेस हो, किसी भी सिचुएशन में हो, मैं उससे पैसा निकाल दूंगा कमा के, कैसे भी निकाल लूँ, ये मुझे आता है। और ऐसा मैं अपने माइंड में चीज़ें कर चुका हूँ। ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हुई। उस टाइम पे ग्रेजुएशन जब मैंने मेरी स्टार्ट हुई थी, तो हमने एक इन्वेस्टमेंट किया था इंजीनियरिंग कॉलेज में। हमने अपना एक इंजीनियरिंग कॉलेज ओपन किया था, एंड फॉर मी एंड माई फैमिली दैट वाज अ बैड इन्वेस्टमेंट। और हमको काफ़ी लॉस हुआ, अराउंड 15 to 20 करोड़ का उस इन्वेस्टमेंट में। 15 to 20 करोड़। या एंड आफ्टर माई ग्रेजुएशन जब मैं वापस आया, इट वॉज लाइक या तो मैं जॉब करूं, और वो मैं फर्स्ट डे से वेरी क्लियर था कि मुझे एक दिन भी जॉब नहीं करनी है। वेदर वो 25,000 की जॉब हो, 50,000 की जॉब हो, इवन 50 लाख की जॉब हो, मैं जॉब नहीं कर सकता। मैं कम पैसे कमाऊंगा लेकिन बिजनेस अपना करूंगा। मैं वहाँ से आया, तो उस टाइम पे ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट मेरे पास नहीं था कि मैं उसको ज्वाइन करूं, या फिर फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी कि मैं कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता था। तो मैंने एक बहुत बेसिक छोटी सी फैक्ट्री से स्टार्ट किया। दोने बनाने की फैक्ट्री होती है जो जिस पे हम लोग गोलगप्पे खाते हैं। वो रियली 50,000 का इन्वेस्टमेंट था, और वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, अपना बिजनेस स्टार्ट किया। उस फैक्ट्री में मैंने लगभग 1.5 साल काम किया, और जो मेरी टोटल इनकम थी उस फैक्ट्री की, वो वॉज अराउंड 1,75,000 इन 18 मंथ्स। मतलब अराउंड 10,000 के आसपास मैं पर मंथ कमाता था। ये कौन सा साल है? 2014। ये है 2015, मतलब 2014 में मैंने स्टार्ट किया। 15 एंड होते होते मैं इस सिचुएशन पे आ गया था कि मैं 10,000 रुपये महीने का आराम से कमा रहा था। धीरे धीरे टाइम ग्रो हुआ, मैं भी ढूंढने में लगा रहता था कि क्या बिजनेस करूं, कैसे नहीं करूं, क्या करूं। मेरे फादर का एक होटल भी था, तो मैं उस पे जाता नहीं था, लेकिन मैंने जाना 15 के बाद शुरू किया। मैंने कहा क्या है क्या नहीं है, क्यों लॉस में चल रहा है, क्या इश्यूज आ रहे हैं। धीरे धीरे मैंने उसको देखना शुरू किया, और कॉलेज के टाइम पे हमने कुछ होटल की प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दिया था, क्योंकि वहाँ भी पैसा ज़्यादा लगना था। तो उसके बाद से ना भाई मैंने अपना होटल देखना शुरू किया, और उसको मैंने धीरे धीरे ग्रो करना शुरू किया। और जिस दिन मैंने अपना होटल देखना शुरू किया था, उस दिन अराउंड वो 40,000 पर मंथ के लॉस में चल रहा था होटल। एंड विद इन ए ईयर मैंने उस पे फर्स्ट ईयर 12 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया था। सेकेंड ईयर में मैंने उसी सेम बिजनेस में 28 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया। थर्ड ईयर मैंने 43 लैक्स, फोर्थ ईयर 67 लैक्स, फिफ्थ ईयर 91 लैक्स,
एंड 6th ईयर 1.20 करोड़। तो ये प्रॉफिट है। इनकम टैक्स वालों को बस मत भेजना ये। तो ये जनरेट जब मैंने किया तो मैंने उससे एक अच्छा चीज़ें थी ना, जैसे उस बिजनेस से मुझे अच्छा सपोर्ट किया, जिससे जो और बिजनेसेस मेरे लॉस में थे या फिर जो मुझे नए वेंचर्स शुरू करने थे, उठाने की वो मिल गई। उठाने के लिए मुझे एक चीज़ मिल गई। और एक टाइम ऐसा आ गया था 2016 में कि जब मुझे लाइफ में लगा कि शायद मैंने लाइफ में ये बहुत बड़ा गलत डिसीजन ले लिया 3D एनिमेशन करके जॉब ना करके। क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाते हो कि जब आप कॉलेज में हो और मतलब आपके आसपास के जितने से लोग आपके साथ रहते हैं वो आपको इतना अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि यार रोहित भाई आप तो बिजनेस में जाओगे तबाही मचा दोगे। और वो आज की डेट में मतलब एक एक 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, मैं 10,000 में यहाँ फैक्ट्री चला रहा हूँ। तो एक वो आपके माइंड में आता है कि यार इतना टाइम हो गया। और जब आप यंग एज में होते हो ना, आपके पास पेशेंस की थोड़ी कमी होती है। तो 2 साल की मेहनत करने के बाद आपको क्या मिल रहा है? 10,000 रुपए। और फिर आपने जब अपना गोल्डन टाइम देखा है, आपने गोल्डन टाइम ये देखा है कि मतलब पैसा की मतलब बिना गिनती वाला पैसा, कि आपके पास पैसा पड़ा हुआ है लेकिन आपको गिनती भी नहीं है आप कितना पैसा खर्च कर दे रहे हो। तो वो टाइम था, लेकिन कहते हैं ना कि एक टाइम आता है जो आपको तोड़ देता है, वो सिखाता बहुत है। और वो जो 10,000 रुपए महीने में उससे निकालता था ना मंथली, उसने मुझे बिज़नेस की जो छोटी बारीकियाँ सिखाई, पैसा कमाने की और पैसा बचाने की कला जिसे आप कहो। क्योंकि वो बिज़नेस ऐसा था कि अगर 2 घंटे मेरी मशीन ने प्रोडक्शन नहीं दिया तो मेरा उस दिन का प्रॉफ़िट चला जाएगा, जबकि वो प्रॉफ़िट 200-300 रुपए भी है। तो वो 200-300 रुपए बचाने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, उसने मुझे वो एक-एक पैसे की वैल्यू समझाई। तो भाई चीज़ें बेटर होती चली गई, उसके साथ-साथ आपकी माइंड में मेरे और चीज़ें चलती रहती थी। एंड आउट ऑफ सडन कोविड का टाइम आया, और कोविड के टाइम पे सबको पता है कि आपके सारे बिज़नेसेस बंद हो चुके थे। इवन ज्वेलरी बिज़नेस, गोल्ड का, आपका होटल का बिज़नेस, सब कुछ आपका बंद चल रहा था। तब एक कैंप लगा हुआ था मेरे होटल पे, क्योंकि हम लोगों ने अपने होटल पे 45 डेज़ तक डेली 1000 पीपल को फ्री ऑफ कॉस्ट खाना सर्व किया था। हम लोग वहाँ खाना बनवाते थे, उसको पैकेट बनाते थे, और जो गरीब लोग हैं जिनके पास खाने के लिए भी नहीं, उनको हम सर्व किया करते फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक हम लोगों ने कैंप लगाया हुआ था, उस टाइम पे वैक्सीन आ चुकी थी। तो वैक्सीन के कैंप में माननीय जिलाधिकारी जी आए थे, जो आनंद सिंह जी उस टाइम पे बांदा के जिलाधिकारी थे, तो वो होटल आए हुए थे। और उन्होंने बस एक बात बोली, क्योंकि मैं बुंदेलखंड रीजन से आता हूँ, बांदा जिला से, और पूरे बुंदेलखंड में कोई भी ऑक्सीजन का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं था। मतलब इतना बड़ा एरिया है बुंदेलखंड का, 7 डिस्ट्रिक्ट्स उसके अंडर में आते हैं, और वहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं था। तो उन्होंने, उनके मुँह से निकला कि जैन साहब कुछ ऐसा किया जाए कि बुंदेलखंड का भी ऑक्सीजन की कमी ना हो बुंदेलखंड में, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम था कि ऑक्सीजन इज़ लाइक कि कितने लोग मर रहे हैं। उसकी एक्चुअल वैल्यू कोविड में लोगों को पता चली। तो वो टाइम ऐसा था कि जब लोगों को ऑक्सीजन की रियल वैल्यू समझ में आई। तो मुझे भी लगा कि यार एक अपॉर्च्युनिटी है, मैं तो ठहरा बनिया आदमी, बिज़नेसमैन। लेकिन उस टाइम पे एक मेरे माइंड में आया कि यार पैसा तो हर कोई कमाता है। पैसा तो आप कोठा खोल के भी कमा सकते हो, लेकिन कुछ ऐसा अगर आप कर दो अपनी लाइफ में, एक समाज को ऐसी चीज़ दे के जाओ कि जिससे आपको पैसा भी मिले, दुआएँ भी मिलें, और आपके प्रयासों से एक इतना बड़ा एरिया की कमी पूरी हो कि आज के बाद कभी भी यहाँ कोई ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरेगा। भाई वो दिन था, हम लोगों ने डिसाइड किया, मेरी पूरी टीम इस पे लग गई। 1.5 साल का हमको टाइम लगा उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में, और हम लोगों ने बुंदेलखंड का पहला मैन्युफैक्चरिंग ऑक्सीजन प्लांट स्टार्ट किया। ये कब था? ये 2022, 3 इयर्स बैक। और उसके बाद से चीज़ें ग्रो ऑन होती चली गई। प्लांट इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा क्या थी, हमने एक बहुत बड़ी कैपेसिटी का प्लांट डाला जो उस एरिया के हिसाब से सफिशिएंट, उसके उस एरिया के हिसाब से बहुत बड़ा है, उस एरिया की इतना कंजम्पशन नहीं है। बट स्टिल हमें उस चीज़ का कोई गम नहीं है, क्योंकि आज भी हमको पता है कि अगर कभी भी कोई भी ऐसी आपदा 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में कभी भी आएगी, तो पूरे बुंदेलखंड में कभी कोई भी आदमी ऑक्सीजन की कमी की वजह से तो नहीं खत्म होगा। और बस इसी बात की खुशी है। पैसा आज तक हमको प्लांट ने कमा के नहीं दिया, बट आप कहो कि एक होता है ना कि जब आप कुछ अच्छा काम करने जाओ, तो चीज़ें आपके लिए ऑटोमेटिक कैसे अरेंज हो जाती है आपको भी समझ में नहीं आता है। मुझको नहीं पता कि कैसे उस प्रोजेक्ट में मेरा धीरे-धीरे 8 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो गया। और ऐसा नहीं था कि मेरे पास पैसा रखा हुआ था। जिस दिन मैंने वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, उस दिन मेरे पास 10 लाख रुपए भी नहीं थे। मुझे नहीं पता कि
कहाँ से भगवान ने उस चीज को मुझे दिया, कहाँ से मेरे पास पैसा आया, कहाँ से चीजें लगती चली गई और हो गई। तो आप एक किसी अच्छी चीज की शुरुआत करते हो तो हर चीज उसमें आपके साथ आ जाती है। मैंने आपसे ना थ्रू आउट दिस जो आपने अपना जर्नी बताया, मैंने जानबूझ के आपसे टाइमलाइन पूछी, या क्योंकि हमारी ऑडियंस खासकर जो यंगस्टर्स हैं, जी आपने एक बात की, पेशेंस लैक करते हैं। यस तो आई एम 100% श्योर, जो आपने अपना पहला अपना होटल का जब आपने स्टार्ट किया, जब आप कहते थे मुश्किल से 10,000 रुपए हैं, हाँ वो लर्निंग्स कहाँ 2000 कितना था, 2015 2015 15, और ये आए हम 25 2025, तो 10 साल हो गए। या 10 साल में लेकिन वो लर्निंग्स आई एम श्योर आज भी आपको काम आ ही रही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो चीजें मैंने उस टाइम पे सीखी ना, आप देखो जब आप बड़ा बिजनेस करते हो, सपोज करो आप अपने ऑफिस में वर्क करते हो, आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख कुछ भी कमा रहे हो, तो उस टाइम पे ना आप 5,000 के एक्सपेंस के लिए नहीं सोचते हो। जब आप 10,000 कमा रहे होते हैं ना, तो आप ये सोचते हो कि 10,000 को मैं 100 रुपए भी कैसे बढ़ा लूं। तो जब वो सेम टेक्निक आप बड़े बिजनेस में अप्लाई करते हो ना, तो वो 100 रुपए नहीं बढ़ता, सीधे 1 लाख बढ़ता है। आपने एक और चीज बोली कि जो आपने अपने टीचर को लिखा था या कि मेरे पास आर्ट है पैसे कमाने का। अब ये यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, बहुत लोग हैं यंगस्टर्स, अच्छी डिग्री है, एकेडमिकली बहुत अच्छे हैं, प्रैक्टिकली करना भी चाहते हैं, लेकिन उनको स्किल नहीं आता। और कितनी किताबें पढ़ लें, कितनी यूट्यूब वीडियो देखें, मैं कितने, जब मैं सेशंस देता हूँ कभी, तो ऐसी बात होती है, तब वो कहते हैं कि सर हमने बड़ी यूट्यूब वीडियो देखी, कोर्स किया, फलान ढमकान, बट पैसा कैसे कमाते हैं ये आता ही नहीं हमें। तो अब आपने, क्योंकि आपने इतनी जगह प्रूव किया है, कुछ तो प्रिंसिपल्स होंगे, चाहे सब कॉन्शियसली यूज करें, बट Yes. अगर मैं कहूँ 3 से 4 ऐसे सिद्धांत या प्रिंसिपल जो आप यूज करते हैं, जो हर कोई यूज कर सकता है, कि उससे पैसे कमाए जा सकते हैं, चाहे कोई भी फील्ड हो। 4 चीजें हैं: त्याग, तपस्या, मेहनत और किस्मत। पहला चीज है त्याग। जब आपको कोई बड़ा चीज अचीव करनी है, तो बहुत छोटी छोटी चीजों का आपको त्याग करना पड़ता है, और वो आपको छोड़ने पड़ते हैं। आप सोचो कि आपको अपना कंफर्ट, त्याग का मतलब हो गया आपको अपना कंफर्ट लेवल सबसे पहले छोड़ना है। मैं नहीं जानता कौन ऐसा बंदा है जो यूट्यूब पे देख के बिजनेस सीखता है। मैं खुद एक बिजनेस इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं लोगों को बिजनेस आइडिया गाइड करता हूँ। लोग मेरे से मैसेज करते हैं, सर मेरे लिए कौन सा बिजनेस आइडिया ठीक रहेगा। मैं कहता हूँ जिस दिन कोई ये बताने वाला इंसान पैदा हो गया ना, मैं उसके पैर छू लूंगा। आपके लिए क्या बिजनेस अच्छा है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर आपके पास एक 100 बिजनेसेस की लिस्ट है, और उन 100 बिजनेस को पढ़ के आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि मैं कौन सा बिजनेस करूं, तो फिर आप बिजनेस के लिए नहीं बने हो। आपको तो खुद पता होना चाहिए ना। आप वकील हो, आप एडवोकेट हो, आप यहां बैठ के जो समझा सकते हो मैं नहीं कर सकता। मैं आपको मेरे होटल में बैठा दूंगा, आप मेरा होटल नहीं संभाल सकते। तो हर किसी की एक कैपेबिलिटी अलग होती है, और ये आपको खुद समझना चाहिए कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है, मुझे किस चीज में मजा आता है। अंदर से आता है। अंदर से आता है मजा। मुझे मजा आता था मैनेजमेंट करने में। जब मैं फैक्ट्री में खुद काम करता था, मैं क्यों नहीं इतना स्केल कर पाया, क्योंकि मेरा काम था मैनेजमेंट का। मैं जैसे ही होटल में बैठा, मैंने स्टाफ को काम पे लगाया, मैनेजमेंट किया और काम हो गया। त्याग हो गया। दूसरी चीज तपस्या। किसी भी चीज को पाने के लिए हद क्लास आपको, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको नहीं करनी पड़ेगी। मुझे याद है मेरे होटल में जिस दिन वेटर नहीं आता था, मैं अपने जो मेरे रूम पे गेस्ट रुके हुए हैं ना, मैं उनके लिए पानी भी लेके गया हूँ, एज ए वेटर सर्व करने के लिए। बहुत लोग होते हैं ना कि कुछ भी काम करे, यार ये मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता, तो वो काम मैंने किया। आज मैं अपने अलग ऑफिस में बैठता हूँ, मुझे ये भी नहीं पता रहता कि कितने गेस्ट आ गए मेरे होटल में। क्यों पता? आज मुझे जरूरत नहीं है। आज मेरे लिए स्टाफ लगा हुआ काम करने के लिए। 3 साल तक मैं अपने होटल के लिए खुद सब्जी खरीदने जाता था, सब्जी मंडी। सुबह 7:30 बजे मैं आता था होटल, एक मैनेजर को लेता था, एक बोरी लेता था, और आलू प्याज धनिया मिर्चा टमाटर लहसुन जो जो भी सब्जी का पर्चा बना हुआ है, वो मैं सब्जी खुद खरीदने जाता था। आज जब वो सब्जी कोई दूसरा भेजता है ना, तो मैं पर्चा देख के समझ जाता हूँ कि सही है कि नहीं है। क्योंकि 3 साल मुझे पता है ना कि सीजन के किस टाइम पे किस चीज का रेट क्या रहा होगा। या फिर आज की रेट में कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि अगर 10 किलो टमाटर लगने तो 15 किलो नहीं लिख सकता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर 200 आदमी केटरिंग है तो कितना आलू लगेगा, कितना प्याज लगेगा, कितना पनीर लगेगा। पहले ऐसा होता था कि मैं, जो मेरा शेफ होता था, मैं उसको बुलाता था, पर्चा बनवाता था। आज की रेट में 80% पर्चा मैं बनवा लेता हूँ, केवल उसको दिखाता हूँ कि देखो इतना इतना सामान आ रहा है, इसमें और कुछ ऊपर नीचे तो नहीं करना। कहते नहीं भैया ठीक है। तो वो चीजें है ना, वो आपको एक्सपीरियंस से आती है, ग्राउंड लेवल से आती हैं। तो ये आपकी होती है तपस्या, कि जब आप 2-3 साल ये तपस्या करोगे ना, आप जब तक आप ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करोगे ना, आप अपने स्टाफ को काम समझा नहीं पाओगे। आज मैं यहां से फोन से मैनेजर को बता सकता हूं कि यार तुम्हें इस कस्टमर से किस तरीके से डील करनी है। अगर मैंने वो कभी डील की नहीं तो मैं कैसे उसको बताऊं, कैसे मैं उसको समझाऊंगा। त्याग, तपस्या। तीसरी चीज आती है मेहनत। मेहनत में देखो भाई, कोई अगर आप सोचो कि सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब्स्टिट्यूट नहीं है उसका कोई, किसी भी फील्ड में।
जैसे एक वो पुरानी कहा, मतलब पहले बचपन में मैं सोचा करता था ना कि यार सबसे अच्छा काम तो एक्टर, मतलब जो हीरो हीरोइन है उनका होता है, यार कुछ करना नहीं है और मूवी में आ जाओ और पैसा कमाते रहो। आज भाई हम लोग शूट कर रहे हैं, हम लोग कैमरे के सामने बैठे हैं। आप खुद समझ सकते हो कि कैमरे को फेस करना, कैमरे में शूट करना, कैमरे में रिकॉर्ड करना कितनी बड़ी मेहनत का काम है। वो कंटेंट तैयार करना कितना मेहनत का काम। चौथी चीज आती है, इन सब का आपने काम कर लिया, किस्मत। वो बहुत जरूरी है। और मेहनत से आप अपनी किस्मत बदल सकते हो, ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किस्मत आपकी बिल्कुल ही खराब है, फिर आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो तो कभी कभी काम नहीं करती है। और इसको अगर मैं एक वर्ड में डिफाइन करूं तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि कहते हैं ना, लोग कहते हैं इसकी किस्मत ही खराब है, इसने बहुत सारी चीजें ट्राई कर ली। कई बार ऐसा होता है कि आप जिस चीज के लिए बने हो ना, आपने वो चीज अभी तक ट्राई नहीं की। और समय भी होता है। समय भी होता है, मतलब समय से ज्यादा और किस्मत से ज्यादा समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। हर किसी के सक्सेस का एक ईयर होता है। बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बुमन ईरानी, जिन्होंने अपनी फील्ड में सक्सेस पाई 40+ के बाद, 40+ तक। लेकिन अगर वो 40 तक वो सरवाइव नहीं करते, वो स्ट्रगल नहीं करते, वो मेहनत नहीं करते, वो तपस्या नहीं करते, तो वो फिर उनको नहीं मिलना था। तो भाई बिल्कुल मेरा सीधा फंड है, जो आज की डेट में बोलता ना कि यार मैं मतलब सब कुछ मैंने कर लिया, मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूं, तो भाई पहले अपने अंतर मन में झांको कि आपको किस चीज में मजा आता है। आपको जॉब में मजा आता है, क्योंकि हर आदमी बिजनेस के लिए नहीं बना, हर आदमी जॉब के लिए नहीं बना। अगर आपके पास इतना बड़ा जिगरा है कि पैसा इन्वेस्ट करके 2-3 करोड़, फिर उस पर आप मेहनत करके सोचो कि मैं इससे पैसा कमाऊं, तब तो भाई बिजनेस में आओ। और अगर इतना जिगरा नहीं है तो भाई चुपचाप कोई नौकरी पकड़ो, हर महीने सैलरी आती रहेगी, अपना घर चलाओ, खुश रहो। अच्छा, इसमें एक और चीज है, ये तो हमने बात करी पैसे कैसे कमाते हैं, हम्म। पैसे कैसे बचाते हैं, ये भी एक नया, बिकॉज जेन जी और जेन अल्फा जो है ना, ये कमाते तो अच्छा किसी के, मैं सुनता हूं इतने अच्छे अच्छे पैकेजेस हैं, बट बचता हाथ में कुछ नहीं है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप खुद की लाइफ में प्रैक्टिस करते हो, जो आपको पता है कि यार ये, जिसे हम कहते हैं ना लीकेजेस, या ये मेरे लीकेजेस बच जाते हैं। भाई देखो, पैसा बचाने की मेरी एक अलग ट्रिक है। मैं हमेशा कहता हूं कि पैसा बचाने से नहीं बढ़ता, पैसा और कमाने से बढ़ता है। मैं जो रूल अप्लाई करता हूं अपने लिए पर्सनली, आपको एक अमाउंट अपने माइंड में मेकअप करना पड़ता है कि विद इन 5 ईयर मेरे पास कितना अमाउंट होना चाहिए। आप सपोज करो कि मैंने अपने माइंड में मेकअप किया कि मेरे पास 5 साल बाद 1 करोड़ की सेविंग्स होनी चाहिए। अब आप 1 करोड़ की सेविंग्स के हिसाब से आप प्लान करो। जो सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है पैसा बचाने का आज की डेट में, वो केवल एसआईपी है, आम आदमी के लिए। जिसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ना उसको ट्रैक करना है, आप एसआईपी डाल दो। अब 1 करोड़ की आपको एसआईपी अगर बनानी है 5 साल के अंदर, तो आप कैलकुलेटर बहुत सारे आते हैं, किसी भी कैलकुलेटर में डाल के कि 1 करोड़ का अमाउंट विद इन 5 ईयर के लिए मुझे कितने हज़ार की एसआईपी करनी पड़ेगी। आप उतने अमाउंट की एसआईपी अलग अलग फंड्स में आप ट्रांसफर करना शुरू कर दो, और विद इन 5 ईयर आपका अमाउंट रेडी हो जाएगा। जैसे ही आपका टारगेट अचीव हो जाए, आप एक नया टारगेट बना लो। अब 1 करोड़ आपके पास एग्जिस्टिंग है, 3 करोड़ और मैं कैसे कमाऊंगा, आप उसका एक कैलकुलेटर लगा लीजिए। 10 साल बाद आपके पास ये सेम अमाउंट फिर से रेडी हो जाएगा। ये तो हो गया पैसा सेव करने का तरीका। एक चीज़ अभी आपने और बताई कि पैसा वो बहुत कमा रहे हैं, लेकिन वो बचा फिर भी नहीं पा रहे हैं। देखो भाई, पैसा अगर आप कमा रहे हो और पैसा आप नहीं बचा पा रहे हो, तो उसमें आपकी एक कमी है। उसमें कमी आपकी क्या हो सकती है? ओवर एक्सपेंसेस। और ओवर एक्सपेंसेस से जो कहानी शुरू हुई है, वो शुरू हुई है डिजिटल पेमेंट से। जो बिजनेसमैन होता है ना, वो मोस्टली कैश में डील करता है। ठीक है, कि कैश आता है, कैश जाता है। जब हम कैश खर्च करते हैं ना, दुख होता है। दुख होते हैं एक वो, मतलब जब आपके हाथ से आपको गड्डी गिन के देनी होती है ना, तो लगता है कि यार कुछ गया। और यहाँ वो खट 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 किया, पता नहीं स्कैन किया, लगता। कोई कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। यार मैं कैब में 500 दे के आ गया, मैं खाने में 2000 खर्च कर दिए, मैंने कल 3000 खर्च कर दिए, पता ही नहीं ना। तो भाई कैश में खर्च करना शुरू करो थोड़ा सा, दुख होगा तो अपने आप बचाओगे। बाकी अदरवाइज मिडिल क्लास के लिए एसआईपी इज गॉड। और मैंने एक मूवी भी देखी थी, जिसमें उसने कहा था कि आपके कितने भी बच्चे हों, 1 बच्चा हो, 2 बच्चा हो, 3 बच्चे हों, एक चौथा बच्चा जरूर होना चाहिए जिसका नाम है एसआईपी। जो मतलब वो 3 बच्चे हो सकता बुढ़ापे में आपका साथ नहीं दे, ऐसा भी। लेकिन एसआईपी आपका साथ जरूर दे। अब बात करते हैं ऑक्सीजन प्लांट, या आपने जो बात की है, अब जी। ये बड़ी यूनिक, मैं कहूंगा एक एक बिजनेस है या आपका। तो एक और चीज आई थिंक, एक और लर्निंग हमारे व्यूअर्स के लिए है कि वो स्टार्ट एक पर्पस से, नोबल पर्पस। आपने कहा ना, यस पैसे तो कोई भी कमा लेता है, लेकिन कुछ एक अच्छा पर्पस हो तो मैं उसको मोटिवेशन नहीं बोला, अलग अलग ही लेवल की ड्राइव आती है जी। कि यार ये काम कर लेंगे। हाँ। तो ऑक्सीजन प्लांट चलाने में पहली बात तो क्या इसके नुआंसेस होते हैं, क्या क्या नुक्ते होते हैं? बिकॉज ऑक्सीजन प्लांट देखने में या सुनने में भी टेक्निकल लगता है।
क्या क्या रहता है इसमें, क्या बंदे को ध्यान रखना है, किस चीज का ख्याल रखना है? भाई ऑक्सीजन के ना देखो दो तरीके के प्लांट होते हैं। एक तो बड़े प्लांट्स होते हैं जो आइनॉक्स वगैरह लगाते हैं जिससे लिक्विड ऑक्सीजन निकलती है। इसके बाद एक एयर प्लांट होता है जिसपे डायरेक्ट लिक्विड ऑक्सीजन से एयर में कन्वर्ट होती है। अब जो छोटे प्लांट्स आते हैं जिनकी कॉस्ट अराउंड 30 लाख 35 लाख होती है, तो वो प्लांट लगाना बहुत ईजी होता है, लेकिन उसमें क्या है कि आपको रॉ मटेरियल में लिक्विड ऑक्सीजन चाहिए होती है। वो प्लांट मुझे लगाना नहीं था। मुझे ऐसा प्लांट लगाना था कि मेरी किसी के ऊपर भी डिपेंडेंसी नहीं हो, क्योंकि मान लीजिए कल के दिन कोविड आ रहा है या कल के दिन कोई क्राइसिस हो रही है और आइनॉक्स मुझे ऑक्सीजन नहीं दे रहा है, तो फंस गया। मैं तो खत्म हो गया ना। मतलब जब जिस चीज के लिए मैं प्लांट डाल रहा हूँ, जरूरत जो है। जो जरूरत है, और उस टाइम पे ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं था कि बुंदेलखंड में वो लिक्विड प्लांट नहीं लगे हुए थे छोटे वाले, वो लगे हुए थे, लेकिन उनके पास लिक्विड ही नहीं आ रहा था। जब लिक्विड आपके पास नहीं आएगा तो भाई आप क्या सिलेंडर भरोगे? तो भाई मैंने डाला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। अब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में क्या होता है कि एयर को हम लोग कंप्रेस करते हैं और उसको रिफाइन करके उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के, नाइट्रोजन निकाल के, आर्गन निकाल के, और जितनी भी अलग अलग गैसेस एयर में होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, उन सबको अलग करके ऑक्सीजन को बिल्कुल प्योरीफाई करके सिलेंडर्स में फिल करते हैं। एक टेम्परेचर होता है -185। एक हम लोग की मशीन रहती है, उस टावर का टेम्परेचर -185 है। इवन अगर आपने उस टावर के अंदर जितनी आपने उंगली डाल दी, जितना आपने हाथ डाल दी, उतना गल जाएगा, बाकी वापस आएगा। इतना वो टेम्परेचर रहता है। -185 पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सेपरेट होते हैं। मतलब जैसे हम लोग हमने यहाँ बैठे हैं तो हम नाइट्रोजन भी कंज्यूम कर रहे हैं, ऑक्सीजन भी कंज्यूम कर रहे हैं। अगर यहाँ का टेम्परेचर -185 डिग्री हो जाएगा सेपरेट तो सेपरेट हो जाएगा। तो जैसे ही वहां पे टेम्परेचर -185 पहुंचता है तो हम ऑक्सीजन हमारी अलग चली जाती है, नाइट्रोजन हमारी अलग चली जाती है। ऑक्सीजन को हम अलग सिलेंडर में फिल कर लेते हैं, नाइट्रोजन को अलग सिलेंडर फिल कर लेते हैं। इस प्लांट का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसकी वजह से आज तक हम प्रॉफिटेबल नहीं हुए हैं, जब भी एक बार पावर कट होता है तो जो -185 का टेम्परेचर है वो डाउन होने लगता है। अगर 10 सेकंड का पावर कट हुआ तो प्लांट को सेम टेम्परेचर पे आने के लिए 1 घंटे का टाइम लगता है। यही पावर कट अगर 10 मिनट हो गया तो 2 घंटे का टाइम हो जाएगा। अब 2 घंटे तक मेरा प्लांट रनिंग रहता है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही होती है, लेकिन प्रोडक्शन जीरो। इतनी ट्रिपिंग थी, धीरे 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 करके अभी हम लोग 50% समस्याओं को सॉल्व कर पाए। अभी भी कई बार ऐसी ट्रिपिंग आ जाती है कि लाइट दिन में 4 बार 5 बार चली जाती है। अगर 4 बार लाइट चली गई तो मेरा तो 8 घंटे का प्रोडक्शन खत्म हो गया। 8 घंटे तक तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया ना। मेरा तो 1 घंटे का, 1 दिन का इलेक्ट्रिसिटी बिल का कंजम्पशन अराउंड 30,000 है। मतलब अगर 2 घंटे मेरा प्लांट चल रहा है तो मेरी 3,500 की इलेक्ट्रिसिटी गई। तो वो मेरे बड़े लॉसेस हैं, जिस वजह से अभी तक हम लोग इसको प्रॉफिटेबिलिटी में लेके नहीं आ पाए। लेकिन एक टाइम आएगा, वो भी प्रॉफिट में आएगा, क्योंकि जब आप कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो, और एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट आज की जनरेशन को बताना चाहूँगा जिनके अंदर पेशेंस की कमी है, जब भी कोई व्यापार होता है तो पहला साल नुकसान का, दूसरा साल रिकवरी का, तीसरे साल से आप ब्रेक इवन पे आते हो और चौथे साल से आप प्रॉफिट कमाते हो। ये धंधे का उसूल है। तो 3 साल तो लग ही गए। 3 साल लग ही गए हैं, अब हम ब्रेक इवन पे आ रहे हैं, उसके बाद हम प्रॉफिट कमाएँगे। जो लोग, मतलब आप देखोगे ना कि लोग बिज़नेस खोलते हैं, 2 साल में बिज़नेस बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसीलिए हो जाता है, क्योंकि वो उनको उनको क्या दिखता है? वैल्यूएशन, फंडिंग, स्टार्टअप। भाई स्टार्टअप में, धंधे में अंतर है। स्टार्टअप लोग खोलते हैं वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट उठाने के लिए और कंपनी बंद करने के लिए। धंधा लोग खोलते हैं पैसा कमाने के लिए। धीरू भाई अंबानी, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अडानी, ये लोग स्टार्टअप नहीं खोलते, ये लोग धंधे खोलते हैं। और आज की जो यंग जनरेशन है जो स्टार्टअप खोलती है, ओला, जो आज तक प्रॉफिट में नहीं आ पाई, और बेचारे कितने रिटेल इन्वेस्टर उसके शेयर में फंसे हुए हैं। तो बहुत डिफरेंस है स्टार्टअप में और धंधे में। कोई भी धंधे वाला कभी अपनी कंपनी की वैल्यूएशन नहीं बताता। स्टार्टअप वाले जो गाना गाते घूमते रहते हैं, मैंने 100 करोड़ की कंपनी बना ली, मैंने 50 करोड़ की कंपनी बना ली। भाई प्रॉफिट कितना है? 5 लाख रुपये मंथ का बर्न है। मतलब 5 लाख रुपये मंथ का नुकसान कर रहे हो, कंपनी की वैल्यूएशन 50 करोड़। तो ये बहुत बेसिक डिफरेंस है धंधे में और बिजनेस स्टार्टअप में। तो भाई इसके बाद ऑक्सीजन का सेम सिनेरियो था। इसके बाद हम लोग उस पे अपना ऑक्सीजन फिल करते हैं, हॉस्पिटल से लेके, इंडस्ट्री से लेके, हर जगह हमारी सप्लाई चलती है। और रिसेंटली अब हम लोग CO2 प्लांट लेके आने वाले हैं। CO2 प्लांट का यूज जो होता है, CO2 होती है वो मिग वेल्डिंग में यूज होती है। एक आयरन में वेल्डिंग आती है, मिग वेल्डिंग, जिससे आप देखोगे ना, आपने वीडियोस देखे होंगे जिसमें छूते ही एकदम वेल्ड हो जाता है। हाँ, हाँ। वो CO2 वेल्डिंग होती है। और इसके साथ इस पे बनती है ड्राई आइस। ड्राई आइस का जो यूज है, वो इवेंट्स वगैरह में आप देखते हो ना, धुआं निकल रहा होता है मटके के अंदर से, तो वो जो बर्फ डाली जाती है वो ड्राई आइस होती है, जो CO2 को जमा के बनती है।
तो ये 2 प्लांट है जो हम लोग विदिन 3 मंथ्स ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एक उसमें कैटेगरी और अपनी ऐड ऑन की है फायर सिलेंडर्स की। जो फायर सिलेंडर्स होते हैं वो उसमें 2 गैसेस होती हैं। एक तो एबीसी पाउडर वाले आते हैं जिसमें एबीसी पाउडर और नाइट्रोजन गैस को फिल अप किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे ठंडी गैस होती है, तो वो आग को तुरंत बुझाती है। और दूसरी आती है CO2 वाले, क्योंकि CO2 भी एक ऐसी गैस है कि उसको अगर आप आग के ऊपर तुरंत डालोगे ना तो आग बुझ जाएगी। तो इस कैटेगरी को भी हम लोग अपने फैक्ट्री में इंट्रोड्यूस कर चुके हैं और ये हमारी प्रॉफिटेबल चल रही है। अब एक धंधे से हाँ। बिजनेस इन्फ्लुएंसर, ये भी बड़े 2 अलग अलग दुनिया है। हाँ। क्योंकि जो धंधे में होते हैं उनको सोशल मीडिया से फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। और जो सोशल मीडिया वाले होते हैं उनको धंधा बनाने जनरली नहीं आते हैं। नहीं आता। तो आपकी अभी ट्रांजिशन कैसे हुआ? इनफैक्ट ट्रांजिशन भी किया, आप दोनों ही काम साथ में कर रहे हो। Yes. तो अभी ये सोशल मीडिया का कीड़ा कहाँ से पैदा हुआ? सेम हम लोग जाते हैं 2021 में, जब जिलाधिकारी महोदय से ऑक्सीजन प्लांट के लिए बात हुई और मैंने आपको बताया कि हमको प्लांट को सेटअप करने में 1.5 साल का समय लग गया। देखिए, जब आप यंग होते हो और आप सपोज ना कि मतलब डीएम आपके होटल आया हुआ है, आपका डीएम से इस लेवल पे डिस्कशन नॉर्मल जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, डीएम से बात हो रही है कि यार जैन साहब कुछ ऐसा डालिए कि मतलब ऑक्सीजन की कमी ना हो। तो आप मतलब एक होता है ना कि यार मेरे तो इतने अच्छे कनेक्शंस हैं, डीएम कमिश्नर मेरे पास 24/7 ऑन कॉल अवेलेबल हैं, इवन इंडस्ट्री मिनिस्टर भी मेरे पास अवेलेबल है ऑन कॉल। ओवर कॉन्फिडेंस में मैं कहूँगा अपना कि मैं ऐसा था कि जब हमने प्लांट अपना बुक किया मैन्युफैक्चरर से, तो कि यार प्लांट आप कितने दिन में दे दोगे? तो उन्होंने बोला कि मतलब 3 से 6 महीने के अंदर हम आपको पूरा प्लांट रेडी करके दे देंगे। मैंने कहा यार और जल्दी करो, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं 2 महीने के अंदर प्लांट सेटअप कर लूँ। तो ही वाज़ लाइक कि आप नहीं कर पाओगे, आपको मिनिमम 1 साल का टाइम लग जाएगा। मैंने कहा देखो भाई, दूसरे का तो नहीं पता, मुझे अपना पता है, मुझे अपने कनेक्शंस पता है, मुझे अपनी कैपेबिलिटी पता है। मैं तो 3 से 6 महीने के अंदर सेटअप कर लूँगा। और उसकी बात सही थी। मैं जब लैंड एलोकेशन के लिए जाता हूँ, तो पता चला जहाँ पर 3 दिन का टाइम, मतलब लैंड, जब आप किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में लैंड अप्लाई करते हो, तो जो वहाँ का रीजनल मैनेजर होता है, तो उसको लैंड अलॉटमेंट के लिए 100 डेज़ का टाइम दिया जाता है। जब आपके सारे पेपर्स कंप्लीट हैं और आप एक ऐसी इंडस्ट्री डालने जा रहे हो जिसको गवर्नमेंट ने एसेंशियल इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में डाल दिया है, आई गेस वो काम थोड़ा जल्दी हो जाना चाहिए। मैंने जब लैंड के लिए अप्लाई किया और फिर जब मैं उससे मिलने गया, तो ही वाज लाइक कि अभी तो 4-5 दिन हुए हैं, मेरे पास 100 दिन का टाइम है, जिस दिन मैं फ्री होऊंगा आपका लैंड अलॉट कर दूंगा। मैं उससे बोल रहा हूँ भाई एक बात बताओ, क्या इंडस्ट्री पड़ रही है तुम्हें पता है? ऑक्सीजन पड़ रही है, और वो टाइम था जब कोविड चल रहा था। उस टाइम पे सामने वाले बंदे की के पास कहने की इतनी हिम्मत है कि मेरे पास 100, मतलब मुझे 100 दिन का सरकार ने टाइम दिया है, 100 दिन में मैं जब फ्री होऊंगा तो कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है। उसको मैंने अपने तरीके से निपटाया। तरीके वो आपको ही पता है, मैं ऑन कैमरा डिस्कस नहीं करना चाहता। तो वो जब तरीके हुए तो वही काम आपका 72 घंटे के अंदर हो गया। फिर इसके बाद आपको स्टार्टअप लाइसेंस लेने होते हैं, फिर आपको ड्रग लाइसेंस लेने होते हैं, फिर आपको पैसों का लाइसेंस लेना होता है, फिर आपको फायर का लाइसेंस लेना होता है, फिर आपको यूपीसीडा में मैप अप्रूव कराना होता है। 10 डिपार्टमेंट के पास आपको जाना पड़ता है। अब इसमें मैं एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहूँगा, और ये बात जिस दिन मैं बहुत दुखी हो गया था, उस दिन मैंने एक भरी मीटिंग में बहुत सारे अधिकारियों के बीच में कही थी, और मैंने कहा शायद अगर आप लोग इस बारे में सोचेंगे तो हम लोग देश का कुछ और भला कर पाएंगे। मैंने कहा आप अपने डिपार्टमेंट के हेड हो, सपोज करिए कि आप कोई भी एक डिपार्टमेंट ले लो, यूपी सीडा, फायर, पैसो, ड्रग, कुछ भी, आप उस डिपार्टमेंट के हेड हो। मैं अगर आपसे पूछूंगा ना, तो आपको अपने डिपार्टमेंट की सारी रूलिंग्स नहीं पता होंगी। मैं पूछूं कि ड्रग में कितने अमेंडमेंट्स हैं या ड्रग में कौन कौन सी कैटेगरी आती है, आपको नहीं पता होगा। लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन एक बिजनेसमैन से क्या है, जिसका काम धंधा करना है, जिसका काम लाइसेंस बनाना नहीं है ना लाइसेंस बनवाना है, उसका काम धंधा करना है। आपकी एक्सपेक्टेशन है कि उसको पैसों से लेके, नगर पालिका से लेके, जिला पंचायत से लेके, फायर से लेके, हर डिपार्टमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस पता होने चाहिए, रटे होने चाहिए। दिस इज नॉट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इतना मुझे टाइम लग गया, मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया इन चीजों को लेके। लेकिन जो इसने मुझे सिखाया, मतलब 1.5 साल जो मैंने अपने जूते घिसे लाइसेंस के चक्कर में, अधिकारियों के चक्कर में, और अधिकारी नहीं बोलूंगा मैं, इनसेंसिटिव अधिकारियों के चक्कर में, कि जिनको किसी भी इंडस्ट्रीज की सेंसिटिविटी का पता नहीं कि भाई कौन सी इंडस्ट्री कितनी सेंसिटिव है, कि हमको उस पर किस तरीके से काम करना चाहिए। और ऐसा नहीं था कि 1-2 अधिकारी मुझे उसमें अच्छे भी मिले, जैसे जो हमारे डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज थे, उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया। तो उसके बाद से क्या हुआ कि हर डिपार्टमेंट की, चूंकि अब आपको सामने वाले अधिकारी से बहस करनी है, बहस करने के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए।
तो फिर तो मैं उनकी वो पूरी रूल बुक डाउनलोड करके और जो मेरे मतलब की चीज़ें मैं वो रटता था। और फिर मैं उनको भरी मीटिंग में बताता, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा सर आप अपनी रूल बुक उठाइए, इस पेज नंबर पे इस पॉइंट पे ये लिखा हुआ है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं तो क्यों नहीं करूँगा मैं। तो वहाँ से एक चीज़ क्रिएट हुई, तो जो डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज़ थे, तो उनके पास जब भी कोई बंदे आते थे कि उनको बिज़नेस सेटअप करना है या उनको कोई कौन-सा लाइसेंस कैसे लिया जाएगा, तो वो मेरे पास भेज देते थे। कि यार मतलब मुझे भी इतनी जानकार नहीं है, तुम रोहित के पास चले जाओ, वो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बता देगा। तो लोग मेरे पास आने लगे। और मैं आपको बताऊँ कि जब मैंने अपनी इंडस्ट्री सेटअप की थी उस इंडस्ट्रियल एरिया में, चूँकि बांदा एक छोटा जिला है, तो स्लो मूविंग एरिया था और वहाँ पे केवल जो इंडस्ट्रियल एरिया में 9% इंडस्ट्रीज़ ऑक्यूपाइड थी, जो प्लॉट्स थे। मेरे आने के बाद से मैंने वहाँ पर लोगों को बता के, समझा के, मोटिवेट करके वहाँ पे कम से कम 80 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कराया। और आज की डेट में फास्ट मूविंग एरिया हो चुका है, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया सेल आउट हो चुका है और ऑक्शन में प्लाट चल रहे हैं। और पर्पस भी अच्छा पर्पस हो रहा है, तरक्की हो रही है। तरक्की हो रही है। मुझे तो दोनों तरफ से फायदा है ना कि भाई देखो इंडस्ट्री बढ़ेगी, मेरा तो होटल बिजनेस भी है। भाई लोग आएंगे तो मेरे होटल में रुकेंगे, मुझे पैसा देंगे। तो अल्टीमेटली तो मुझे पैसा भी कमाना है, लोगों को ग्रो भी कराना है। तो अच्छा देखने में फिर हरा भरा लगता है। पहले मैं जाता था अपने प्लांट, यहाँ जंगल, यहाँ जंगल, यहाँ जंगल। अब मैं देखता हूँ वहाँ कम से कम इंडस्ट्रीज तो खड़ी हैं। तो वहां से भाई वो शुरू हुआ। और फिर एक वो पोस्ट कोविड ट्रेंड था ना इन्फ्लुएंसर्स का, तो मैंने कहा यार जब ये काम, या मैं ये बोलूं कि ऐसे ऐसे लोग जब ये काम कर रहे हैं जिनकी नॉलेज जीरो है, ऑन ग्राउंड नहीं पता, जिनको ऑन ग्राउंड कुछ पता नहीं है, जिनकी नॉलेज जीरो है, मतलब वो लोग बैठ के धंधा समझा रहे हैं जिन्होंने आज तक 2 रुपए भी नहीं कमाए हैं बिजनेस में। तो यार मैंने कहा फिर तो मैं कर सकता हूँ। तो फिर वहां से फिर मैंने सोचा कि अच्छा, फिर वहां पे मेरा वो माइंड काम किया कि मैंने कहा यार मैंने तो इसकी डिग्री की हुई है, मैंने तो 3D एनिमेशन की मेरे पास डिग्री है। जो तो अच्छे के लिए होता है। हाँ, मतलब अगर मैंने वो 3D एनिमेशन की डिग्री नहीं की होती तो शायद मैं इस लाइन में नहीं आ पाता। तो फिर वापस मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए अपने, 2-3 दिन में हैंडी हुआ। फिर मैंने फ़ोन से वीडियो शूट करने शुरू किए, फिर मैंने खुद ही एडिटिंग शुरू की। मैंने कहा तो मुझे सब आता है ना यार, मुझे तो किसी के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो वो 2-3 महीने काम किया, फिर मैंने टीम हायर करना शुरू किया और वो धीरे-धीरे ग्रो करता गया। ग्रो करता गया तो भाई मज़ा आने लगा। मज़ा आने लगा तो अब क्या हुआ इसके बाद से, मैं इस कंटेंट को बनाने के लिए जो रिसर्च करने लगा, उससे मुझे बिज़नेस में भी फ़ायदा होने लगा। मतलब अगर सपोज़ दोनों चीज़ें बिल्कुल वाइस वर्सा चल रही थी, साथ-साथ चल रही थी कि भाई मैं अपने बिज़नेस में अगर कुछ करता था, तो उससे मुझे अपने कंटेंट में भी फ़ायदा होता था, प्लस मैं अपने कंटेंट में कुछ करता था, तो मुझे उससे अपने बिज़नेस में भी फ़ायदा होता था। और एक जो आपकी इमेज होती है कि मतलब जो मैंने अपने शहर में अपनी इमेज बनाई हुई थी कि मतलब इतना बड़ा आप प्लांट रन कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि जितने ऑफिसर्स होते हैं, जितने अधिकारी होते हैं, वो आपको एक अच्छी नज़र से देखते हैं। फिर जब आप एक एक अपना नाम, आप एक फेम क्रिएट कर लेते हो कि नहीं इतने लाख फॉलोवर्स भी हैं आपके, तो एक वो वाली चीज़ है ना कि जब बड़े आदमी कुछ बोलते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं, भले ही वो बकवास कर रहे हों। मुकेश अंबानी आज की डेट में कुछ भी बोलेगा तो लोग उसको सुनेंगे। तो वो थोड़ा-सा वो कहीं न कहीं चीज़ें सुनने में, देखने में, कहने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन प्रैक्टिकल सच्चाई यही है आज की, कि जब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं है, जब तक आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, तब तक आप कितना भी मैं कहूँगा बोलो नहीं, या कितना भी आप भौंकते रहो, कोई नहीं सुनेगा। और जब आप अपनी क्रेडिबिलिटी क्रिएट कर लेते हो, तो आप कितना भी गंदा बोलो, तो लोग उस चीज़ को स्टेटमेंट मान लेते हैं। तो मुझे फिर लगा कि यार अगर आपको अपने बिज़नेसेस ग्रो करने हैं, आपको अपनी आवाज़ उन तक पहुँचानी है, तो फिर आपके पास अपनी और अच्छी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। तो फिर मैं वहाँ से ऑनलाइन आया, मुझे मज़ा आने लगा। फिर मैंने इसके बाद पॉडकास्ट स्टार्ट किए, क्योंकि मेरी स्टोरी मेरी साइड थी, लेकिन मुझे और लोगों की स्टोरी जाननी थी कि लोग अपनी फ़ील्ड में क्या-क्या कर रहे हैं, दुनिया में क्या-क्या चल रहा है। और फिर वहाँ से मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया और लिटरली एक था ना, जब मैंने अपना ऑक्सीजन प्लांट स्टार्ट किया था, मैं इस लेवल पे था। मैं समझता था अपने आप को कि मैं इस लेवल पे हूँ। मैं था इस लेवल पे। जब मैंने अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, मैं इस लेवल पे आया। तब भी मैं अपने आप को समझता था कि मैं इस लेवल पे हूँ। जब मैंने पॉडकास्ट करने शुरू हुए, तो मैं इस लेवल पे आया। अब हो सकता है कि अब आने वाले टाइम में फिर मैं सोचूं कि मैं था भी इस लेवल पे, लेकिन मैं अपने आप को इस लेवल पे समझ रहा था। क्योंकि जो चीज़ें आपको पता चलती हैं कि मतलब दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे लोग बिज़नेस कर रहे हैं, या क्या-क्या नई-नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, तो वो आपको बहुत हेल्प करती हैं आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि देखिए धंधा एक ऐसी चीज़ है कि अगर धंधे पे आप इनोवेशन नहीं करोगे, मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्पल आपने भी देखे होंगे कि जहाँ से आप स्कूल में किराना या टॉफ़ी खरीदते थे, आज भी वहाँ पे टॉफ़ी बिक रही है, 30 साल बाद भी। मेरी बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं कि मैं स्कूल जाता था, वहाँ से टॉफ़ी खरीद के आज मैं अपने बच्चों को भी वहीं से टॉफ़ी दिलवाता हूँ। तो अगर आप धंधे में इनोवेशन नहीं करोगे, तो आप वहीं के वहीं अटके रह जाओगे। और बहुत सारे आप देखोगे ऐसे केसेस
कि छोटे से शुरू किया, फिर ग्रो किए, फिर कुछ चेंज किया, फिर ग्रो किए, फिर कुछ चेंज किया, फिर ग्रो किए। तो ग्रोइंग और लर्निंग दोनों हमेशा साथ-साथ चलती हैं, वो कभी लाइफ में खत्म नहीं होनी चाहिए। आपने अब तक जितनी भी कहानी बताई अलग अलग इंस्टेंसेस में, एक चीज कॉमन है, जी। मैंने पैटर्न नोटिस किया हाँ। कि पहले आप जैसे कहा इम्पेशंस होती है, तो इम्पेशंस बहुत थी, फिर कुछ ना कुछ हुआ, फिर पेशेंस आई, हाँ। फिर इम्पेशंस बहुत थी, फिर कुछ ना कुछ हुआ, फिर पेशेंस आई। यस। तो ओवरऑल आज तक जर्नी में, और खासकर यंग जो हमारी जनरेशन उनके लिए, हम सबको पता है पेशेंस कितनी इंपॉर्टेंट है, वो तो सबको पता है, लेकिन अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से क्यों इंपॉर्टेंट, और क्या क्या सिखाया उसने आपको? मैं इस पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा आपसे कि पेशेंस की ना कहानी कुछ ऐसी है कि किसी के स्कूल में 90% आते हैं और हो सकता है वो 2 घंटे भी पढ़ता हो। किसी के 80% आते हो सकता है वो 6 घंटे पढ़ता हो। तो सबका टाइम फ्रेम अलग है। अब जब बात धंधे की आती है, तो कुछ बिज़नेसेस टाइम माँगते हैं। कुछ बिज़नेसेस क्विक ग्रो होते हैं। लेकिन जो हमारी आज की जनरेशन है उसको इश्यू टाइम से या क्विक ग्रो से नहीं है, उसको इश्यू पता है क्या है? यार अगर मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया है, यार सामने वाले बंदे के 3 महीने में 1 मिलियन कैसे हो गया, मेरे क्यों 100 के? मतलब आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ़ आपसे है। आप कल, मैंने बताया ना कि जब मैं ऑक्सीजन प्लांट मैंने शुरू किया, मैं सोचता था मैं यहाँ हूँ, लेकिन मैं यहाँ था, फिर मैं यहाँ से यहाँ गया। आप केवल अपने आप से कॉम्पिटिशन करो कि 1 साल पहले आप कहाँ थे, आज आप कहाँ हो। अगर आप 1 साल पहले से आज बेटर हो, ठीक है, आप सामने वाले को देखो, आप उससे मोटिवेट हो। अगर उसने कुछ अच्छा किया है, उसको आप सीखो उससे, आप उससे मोटिवेट हो। आप अपने आप को एक बेटर वर्ज़न आप अपना प्रेज़ेंट करो। लेकिन केवल उसने अच्छा किया इसलिए आपको अच्छा करना, अगर ये आपका मोटिव है ना, तो फिर आप पेशेंस रखो या इम्पेशेंट रहो, कुछ भी रहो, आपको कुछ नहीं होने वाला। आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ़ आपसे, जैसे मैं शूटिंग करता हूँ अभी, पिस्टल लेवल, मैं पिस्टल में नेशनल लेवल शूटिंग करता हूँ। शूटिंग एक ऐसा गेम है जिसमें आपका कंपटीशन केवल आपसे है। अगर आप स्कोर मारोगे तो आप आगे जाओगे, अगर आपने पिछली बार से अच्छा स्कोर नहीं मारा, तो फिर आप पीछे हो। तो वही सेम चीज़ भाई बिज़नेस में है। अगर आप कल 5 लाख कमा रहे थे और आज आप 5.5 लाख कमा रहे हो, तो आप ग्रो कर रहे हो। आप अगले दिन 6 कमा रहे हो, तो आप ग्रो कर रहे हो। अब ग्रोइंग स्पीड आपके बिज़नेस, आपके नेचर, आपकी लोकेशन और आपकी सिचुएशन, हर चीज़ पे डिपेंड करती है। अगर आप एक टियर 3 सिटी में बिज़नेस कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आप 1 लाख से 10 लाख में पहुँच जाओगे। आप टियर 2 में कर रहे हो सकता है आपकी ग्रोथ थोड़ा-सा और स्पीड में हो। टियर 1 में कर रहे हो सकता है और स्पीड में ग्रोथ हो। लेकिन जहाँ पर जितनी स्पीड है वहाँ पर उतना रिस्क भी है। टियर 3 में इतना रिस्क नहीं है। टियर 2 में उससे ज़्यादा रिस्क है, टियर 1 में तो बहुत बड़ा रिस्क है। क्योंकि टियर 1 में और टियर 2 में तो सर्वाइवल ही सबसे बड़ा रिस्क है। तो हर चीज़ का हर बिज़नेस का एक अलग नेचर होता है। आप सिर्फ़ अपने आप से अपने चीज़ को कंपेयर करो, आप खुद से कॉम्पिटिशन करो, सामने वाले से नहीं करो। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी ग्रोथ हो रही है, देन दिस इज़ द बेस्ट थिंग। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाला था, आपने पहले पूछ लिया पिस्टल। या ये अब आपकी पूरी प्रोफाइल जितनी मैंने पढ़ी, बाकी सब चीजें तो फिर भी समझ आती, हुँ। चलो जी, धंधे हो गए, अपना सोशल मीडिया हो गया, पिस्टल अलग ही एक, मतलब कैसे कहते हैं, आउट ऑफ सिलेबस चीज है। आउट ऑफ भाई मैं जहाँ से आता हूँ ना, बुंदेलखंड बांदा जिला, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ इसके लिए कि जब हम लोग कोटा में पढ़ने गए थे, मतलब कोटा एक ऐसी जगह थी जहाँ पे मतलब मोस्टली बच्चे आईआईटी तैयारी करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे बांदा वालों को ना रूम नहीं दिए जाते थे। और लिटरली मेरे साथ हुआ भी था कि जब वो पूछते थे कि बेटा कहाँ से आए हो, बांदा से, तो रूम नहीं है। क्योंकि बांदा इतना बदनाम एरिया है। और जब मेरी शादी भी हुई, तो लिटरली मेरे जो इन-लॉज़ हैं ना, उनके पास लोग फ़ोन करके बोलते थे कि कहाँ आपने शादी कर दी है, वहाँ तो मतलब बंदूक लिए बिना कोई चलता नहीं है। और ये बात फैक्ट है कि वहाँ पे मतलब आपको हर घर में असलहे मिल जाएँगे। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि वो उससे ज़्यादा शांत एरिया भी कुछ, और दोनों कितनी अलग अलग चीजें हैं। दोनों कितनी अलग-अलग चीज़ें हैं, और जो वहाँ आ जाता है उसको तब वो चीज़ पता चलती है। भई आपके पास वेपन होना, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप गोली मारते रहते हो किसी को। वेपन इज़ फॉर माय ओन सेफ्टी। वेपन मैं अपनी सेफ्टी के लिए रखे हूँ, किसी को मारने के लिए नहीं रखे हूँ। तो मैं स्टार्टिंग से ना स्पोर्ट्स का मुझे बहुत शौक था। लेकिन मैं ऐसा बोलूँगा कि कभी मुझे उस चीज़ का एक्सपोज़र नहीं मिला। और मैं इसमें किसी की गलती नहीं मानूँगा, क्योंकि मैं इतना अंडर कॉन्फिडेंट था बचपन में कि मतलब मुझे लगता था कि हर आदमी मुझसे बहुत बेटर है, तो मैं कभी आगे बढ़ के चीज़ों को नहीं किया करता था, जो मेरी बहुत बड़ी गलती थी।
और इसी वजह से मैं हमेशा स्पोर्ट्स में पीछे रहता था, क्योंकि अगर कभी किसी टीम में मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा तो मेरे पास इतनी ताकत नहीं होती थी कि मैं खड़े होकर बोल सकूं कि नहीं, मैं इससे बेटर खेलता हूं और मुझे टीम में होना चाहिए। मेरे पास नहीं थी ताकत, मैं डरता था इतना। तो 2016 की बात है, और जो मेरे सर हैं तो उनको, वो 21 साल तक टीम इंडिया के कोच रहे हैं, और उनकी वाइफ भी एक नेशनल लेवल पिस्टल शूटर हैं। तो उन्हें नेशनल कोटे से ही एक गैस एजेंसी मिली हुई थी जो बांदा में वो रन कर रहे थे। तो वो बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड है। तो मैं एक दिन बैडमिंटन खेलने जा रहा था, तो ऐसे ही जस्ट मेरी उनसे बात हुई, तो बोले बेटा शूटिंग क्यों नहीं करते हो? अब बंदूकों का शौक तो बचपन से ही था, देखते चले आ रहे हैं, पापा की फोटो खिंचवाते चले आ रहे हैं बंदूकों के साथ। तो मैंने कहा सर ट्राई करते हैं। गए और अपना शूटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी। ये मैंने कहा चलो ठीक है यार, 2-3 महीने बंदूक बंदूक चलाना सीख लेंगे, कभी चलाने की जरूरत आई तो कम से कम मार तो पाऊंगा किसी को। तो 3 महीने बाद स्टेट लेवल चैंपियनशिप थी। तो हम लोग ऐसे प्रैक्टिस करते थे। उस टाइम पे वही दोने वाली फैक्ट्री मेरी चल रही थी, कोई ऐसा था नहीं कि बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं किया, कुछ नहीं, टाइम ही टाइम था अपना। 2 घंटे लगे हैं तो लगे हैं शूटिंग करने में। एक दिन सर आए, कहते परसों दिल्ली चलना है। मैंने क्यों? कहते स्टेट लेवल चैंपियनशिप हो रही है। तो मैंने कहा हम लोग क्या करेंगे? मतलब अब हम लोग लाइक अभी तो हमने शुरू ही की है। कहते कोई बात नहीं, घूम फिर के चले आना। मैंने कहा चलो ठीक है, चले घूमने को मिल जाएगा यार, इसी बहाने देखेंगे कि यार कैसे मैचेस होते हैं। कर्णी सिंह में मैच हुआ था दिल्ली में ही। तो जैसे ही हम लोग रेंज में गए ना, तो एक माहौल ही चेंज था। मतलब जिस चीज़ की मैंने बचपन से जिस चीज़ को मैनिफेस्ट किया था कि इंडिया का फ्लैग है, वहाँ पे लोग इंडिया टीम की टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, इतने इतने से बच्चे, मतलब 10-10 साल के बच्चे आए हुए हैं पिस्टल लेके अपनी, और मैच, मतलब आप पहली बार लाइफ में ये चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो। गए, मैच स्टार्ट हुआ, और पता नहीं, मैं बोलूँगा तुक्का, अंधी में, मतलब मैं तो बस नॉर्मली खेल रहा था, चला रहा था, जो मैंने सीखा था वो कर रहा था। लास्ट शॉट था, मेरे को स्टेट क्वालीफाई करने के लिए 8 पॉइंट्स चाहिए थे, और मैं 3 बार अपनी पिस्टल डाउन कर चुका था। मेरा हाथ ऐसे-ऐसे काँप रहा था। एक तो मुझे पता नहीं था कि इतना स्कोर कैसे पड़ गया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। और सर की जो बेटी हैं, सोनल दीदी हैं, तो वो मेरे पीछे बैठी हुई थी जस्ट टू वॉच। और मुझे नहीं पता, मैं ऐसे-ऐसे मेरा हाथ हिल रहा था। आखिरी शॉट था, मतलब 8 पॉइंट आपको चाहिए हैं। तो उन्होंने पीछे से चलाया, रोहित शूट, और मैंने ट्रिगर दबा दिया। वो जाके 9 में लगा। मेरा स्टेट क्वालीफाई हो गया। और आई वाज़ लाइक कि मतलब उससे ज़्यादा खुशी, मतलब वो अपनी मेरी लाइफ का सबसे वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट था, कि जब आप किसी स्पोर्ट्स में आप मज़ाक-मज़ाक में आए हो, आपने 3 महीने प्रैक्टिस ज़रूर सीरियसली की है, लेकिन 3 महीने में स्टेट क्वालीफाई करना, वहाँ पे शेर के मुँह में खून लगा। फिर वहाँ से, और वो अब तो यार खेलना है, अब तो मारना है। तो बस फिर वहाँ से और प्रैक्टिस की, और अपने आप को रिफाइन किया, प्री नेशनल, फिर नेशनल। नेशनल के बाद एक टाइम ऐसा आया जब हम लोग अगले साल स्टेट खेलने गए, तो क्वालिफाई तो हम लोग कर जाते थे, लेकिन क्वालिफाई करने के बाद ना एक वो होता है ना, जैसे सर जो हमारे कोच हैं, वो यूपी स्टेट राइफल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी थे। तो हम लोग को थोड़ा सा एक अलग लेवल पे सपोर्ट मिलता था। नॉट इन द सेंस कि हमारे नंबर बढ़ जाते थे, बट इन द सेंस कि जितने भी वहाँ पे टॉप क्लास कोचेज़ हैं या जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनसे हम लोग बहुत ईज़िली बात कर पाते थे। और जब बच्चों को मेडल वेडल पहनाया जाता था ना, तो हम लोग ट्रे में लेके मेडल खड़े भी हो जाते थे कि चलो हमारी फ़ोटो खींची जाएगी। तो जो मेरे साथ खेलते थे, मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा प्रकाश भैया, कब तक यार हम लोग यार ट्रे लिए खड़े रहेंगे? कभी ऐसा मौका आएगा कि हमको हमको भी मेडल मिलेगा? क्योंकि मतलब आप एक नेशनल खेल आए हो आप, अब आपका क्या मतलब गोल क्या होगा? अब तो मेडल चाहिए ना यार। तो कहा हाँ यार, अब रोहित, अब जो है थोड़ा-सा और हम लोग रिफाइन करते हैं और मेडल लेके आते हैं। और बस वो दिन था, और नेक्स्ट स्टेट में गोल्ड मेडल, उसके नेक्स्ट स्टेट में गोल्ड मेडल, उसके नेक्स्ट स्टेट में सिल्वर मेडल। कंटिन्यू 3 साल मैंने स्टेट चैंपियनशिप जीती, मेडल उठाए। और उसके बाद से फिर कोविड आ गया, तब से मेरा गेम थोड़ा-सा ब्रेक हो गया। अब मैं उसको नेक्स्ट ईयर, चूँकि मेरी बेटी अब 6 साल की हो गई है, तो मैं उसको शूटिंग प्रैक्टिस कराता हूँ घर पे ही, और नेक्स्ट ईयर से वो रेंज जाएगी, तो उसके साथ फिर मैं अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करूँगा। क्योंकि ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है ना, जिसमें आप लाइफ टाइम खेल सकते हो। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। हाँ, पीछे आई थिंक ओलंपिक्स में तो न्यूज़ आई थी, कोई बंदा बिना उसके हाँ। बिना स्पेक्स के वो जो है मार रहा था। एक्चुअली क्या है ना, शूटिंग गेम नहीं है, शूटिंग इज आर्ट। जितना शांत रहने वाला ये गेम है ना, और जितना मेहनत वाला ये गेम है, इससे टफ, इससे इजी कोई गेम नहीं है। अगर आपने इसका कोड क्रैक कर लिया तो इससे इजी कोई गेम नहीं है। अगर आप इसका कोड क्रैक नहीं कर पाए तो इससे टफ गेम कोई नहीं। तो बस वहां से वो एक छोटी सी वो, मतलब कहते हैं ना, वो हंसी मजाक में हो गया कि यार चलो बंदूक चलाना सीख लेते हैं, और वो सीखने में हो गया। अब एज अ बिजनेस इन्फ्लुएंसर आप
वीडियोस बनाते हैं, ग्राउंड लेवल बिजनेस तो करते ही हैं, डीएम भी बहुत आते होंगे, अलग अलग लोगों से बात करते हैं। तो क्या ऐसी कुछ मिस्टेक्स हैं, और इररिस्पेक्टिव ऑफ यंगर या ओल्डर जनरेशन, जो लोग कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मनी? मिस्टेक्स के लिए सबसे बड़ी जो मिस्टेक है वो है क्विक मनी। क्विक मनी के लिए मैं सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है ना, जो लोगों के अंदर पेशेंस खत्म किए, वो सोशल मीडिया ने खत्म किए। मुझे नहीं पता, मैं किसी इन्फ्लुएंसर का नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर जो अपनी फेक लाइफ शो ऑफ करते हैं। बड़े-बड़े बंगले, बड़ी-बड़ी किराए की गाड़ियाँ, वहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और 1 साल में मैंने इतना पैसा कमाया, वो फेक स्क्रीनशॉट्स ट्रेडिंग में। और तो आप क्या कर रहे हो ना, आप एक जो नॉर्मल बंदा है, देखो, एक जो एज होती है ना 20 साल से 25 साल की एज होती है ना, जब आपको लड़कियां भी पटानी हैं, जब आपको कॉलेज का हीरो भी बनना है, जब आपको घर वालों के सामने भी अच्छा बनना है, मतलब आपको सब कुछ करना है। उस टाइम पे ना आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और उस डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में ना जो आपका गोल, जो आपकी अंतरात्मा कह रही होती है ना, आप उस चीज़ को नहीं सुनते हो। सपोज़ करो मैंने सुना कि यार मुझे मैसे धंधा करना है, मुझे मैं कितना भी परेशान हो जाऊँ, कितना भी मैं कुछ कर लूँ, कैसा भी कर लूँ। इवन 2-3-4 महीने तक मेरी मेरे फ़ादर से बात नहीं हुई, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं बहुत होशियार हूँ। लेकिन मुझे पढ़ाई से कितनी नफ़रत थी मैं जानता हूँ। मुझे चीज़ें पता रहती हैं, मुझे जनरल अफ़ेयर्स की चीज़ें पता रहती हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन मैं वो पढ़ने के लिए मुझे नहीं पता रहती हैं। और कोई मुझे कहेगा कि ये पढ़ना इसका एग्ज़ाम है, तो मैं नहीं पता कर पाऊँगा। मुझे अपनी नॉलेज के लिए वो पता करनी होती हैं। तो उनका ये मानना था कि यार तुम्हें तो आईएएस की तैयारी करनी चाहिए, तुम्हारे जैसे बच्चे हैं जो आईएएस बनते हैं। मैंने कहा पापा, मैं अगर बन भी जाऊँगा ना, तो मैं 6 महीने में जॉब छोड़ के आ जाऊँगा। क्योंकि घूस का पैसा मैं खा नहीं सकता और बिना पैसा कमाए मैं जी नहीं सकता। दोनों चीज़ें हैं। तो मैं 6 महीने छोड़ के आ जाऊँगा और आगे फिर करूँगा धंधा ही। तो जब अगर 6 महीने के लिए मैं क्यों अपनी ज़िंदगी के 2 साल बर्बाद करूँ, जहाँ पे मुझे श्योरिटी भी नहीं है कि मेरा हो जाएगा कि नहीं होगा। मैंने कहा मैं वो 2 साल अगर मैं धंधे में लगा दूँगा ना, तो हो सकता है मैं वहाँ से कुछ सीख जाऊँगा। मुझे नहीं लगता कि मेरे मेरे जैसा बंदा यूपीएससी में कुछ सीख सकता है। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल नॉलेज वाला बंदा हूँ, मुझे कोई बुक्स से, मुझे कोई एमबीए से फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी ने एमबीए किया है कि नहीं किया है, किसी को कोई आईआईएम, जैसे लोग कहते हैं ना आईआईएम से एमबीए, अरे आईआईएम से एमबीए करके आए हो। आईआईएम से एमबीए करने के बाद तुम धंधा करके दिखाओ, तब मैं मानूँ। तुम 1 करोड़ का पैकेज लेके आ रहे हो, तुम बिज़नेसमैन नहीं हो, तुम्हें बिज़नेस नहीं सिखाया गया है। आईआईएम में बिज़नेस नहीं सिखाते, आईआईएम में तुम्हें मैनेजर बनाना सिखाते हैं, कि तुम दूसरे के बिज़नेस के लिए कैसे पैसा कमा सकते हो। तुम खुद अपना बिज़नेस नहीं खड़ा कर सकते हो। तो जो आज की जनरेशन है ना, वो केवल सिर्फ़ फ़ोकस की कमी है। क्यों? क्योंकि वो एक रील देखती है, कोई कॉमेडी कर रहा है तो उसे लगता है यार मैं कॉमेडी करके इन्फ्लुएंसर बन जाऊँ। दूसरी रील देखती है, कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा है, वो सोचता है मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग कर लूँ। तीसरी रील देखता है, यार ये तो बिटकॉइन में पैसा कमा रहा है। आप अपने अंदर झाँको ना भाई, तुम क्या कर सकते हो? तुम जिस फ़ील्ड में महारत हासिल कर लोगे, तुम उस फ़ील्ड में पैसा कमा लोगे। पैसा हर फ़ील्ड में है। एक डॉक्टर भी बड़े से बड़ा पैसा कमाता है, लॉयर भी कमाता है, बिज़नेसमैन भी कमाता है। इवन आप बहुत बड़ी चीज़ छोड़ दो, सीपी में पान की दुकान है, मुझे याद नहीं आ रहा, प्रिंसिपा ने शायद, पता नहीं कौन सा है। उडीमी करके ऐसे, वो सिनेमा के बाहर लगती है गोल चक्कर। आप उससे जाके पूछो कितना पैसा कमाता है? वो महीने का 5-5 लाख रुपए कमाता है, क्योंकि उसे अपने काम में महारत हासिल है। आप जिस चीज़ में महारत हासिल कर लोगे ना, उस चीज़ में आप पैसा कमाना शुरू कर दोगे, तो भाई भटको नहीं। मैं भी भटकता हूँ, मैं भी रील देखता हूँ, मुझे भी लगता है कि यार ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है। लेकिन फिर आप 2 मिनट शांत हो, अपने आप से बात करो। अपने आप से बात करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी आईने के सामने खड़े होके, भाई मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे किस काम में मज़ा आता है? कभी ऐसा ना हो कि मंडे आया और आपको टेंशन हो कि यार मंडे है आज। मतलब अगर कहते हैं ना, एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर मंडे आपको फ़ैसिनेट नहीं कर रहा है तो आप अपना काम चेंज करो, फ्राइडे आपको फ़ैसिनेट नहीं कर रहा तो आप अपने दोस्त चेंज करो। तो मंडे का कीड़ा अगर आपके दिमाग में है ना, तो भाई आपके लिए वो काम नहीं बना। आप कुछ ऐसा ढूँढो जिसमें आपको खुशी मिले, और जब खुशी पे आप काम करोगे ना, तो भाई आपको पैसा भी मिलेगा। मैंने कंटिन्यू अपने होटल में 72 आवर्स तक काम किया है। कइयों बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार ऐसा किया कि 3-3 रातें बिना सोए काम किया है। लेकिन मुझे मज़ा आता है कि यार इतना काम मेरे पास आ रहा है, कल के दिन इससे पैसा भी तो मैं कमाऊँगा ना। तो मुझे पैसा कमाने से और मेहनत करने से खुशी मिलती है। भाई आपको किससे खुशी मिलती है, आप देखो। और एक जो डीएम वाली आपने बात बोली, मुझसे लोग डीएम में ये पूछते हैं, सर मेरे लिए कौन-सा बिज़नेस आइडिया ठीक रहेगा? मैं कहता हूँ यार भाई, मैं यार तुम्हें जानता नहीं हूँ। तुम किस शहर में रहते हो मैं ये नहीं जानता, तुम्हारे पास कितना पैसा ये नहीं जानता, तुम्हारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है मैं ये नहीं जानता। मैं कैसे बता दूँ कि कौन-सा बिज़नेस आइडिया ठीक रहेगा? मैंने 100 बिज़नेस आइडिया बताए हुए हैं, आप देखो
कि आपके लिए कौन सा बिजनेस ठीक है। जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर 100 बिजनेस की लिस्ट पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा बिजनेस आप कर सकते हो, तो भाई आप बिजनेस के लिए नहीं बने हो। लेकिन इसमें ना मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो मतलब फुल ऑफ नॉलेज, और ऐसा नहीं सिर्फ थ्योरी, प्रैक्टिकल नॉलेज, बट उनको, और स्किल लेवल भी है, Yes. बट उनको अपने स्किल लेवल को धंधे में कन्वर्ट करना नहीं आता। वो लोग धंधे के लिए नहीं बने, वो लोग जॉब के लिए बने हैं। वो ऐसे लोग हैं जो जिनको मैं बोलूंगा सुंदर पिचाई। आप सुंदर पिचाई को किसी कंपनी का मालिक बना दोगे ना, वो कंपनी नहीं चला पाएगा। वो कंपनी का सीईओ बनकर ही कंपनी चला सकता है, क्योंकि ये एक बहुत बेसिक डिफरेंस होता है ओनर में और सीईओ में। लोग सीईओ क्यों हायर करते हैं, सीईओ क्यों 5 लाख की सैलरी उठाता है? वो हो सकता है कि उस धंधे वाले से ज्यादा स्मार्ट है। किसी भी बिजनेस को ग्रो करने का सबसे अच्छा तरीका कि आप अपने से ज्यादा स्मार्ट लोग को हायर करो। आपकी क्वालिटी क्या है कि आप अपने से ज्यादा स्मार्ट आदमी से काम करा पा रहे हो, इसलिए आप उस धंधे के ओनर हो। वो इतना स्मार्ट होने के बाद भी आपकी कंपनी में काम कर रहा है, इसलिए वो कंपनी का एम्प्लॉय है। तो अभी तक हमने कुछ फैक्टर्स के बारे में बात की। अगर जैसे कोई बच्चा देख रहा है और उसको दिमाग में लगाना, ऐसे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे वो अपने आप को एनालाइज कर सके कि यार वो धंधे वाला है, जॉब वाला है, या जॉब छोड़ दो, हाँ, धंधे वाला है। धंधे वाले के लिए देखो, सबसे पहले मैंने बताया था रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। रिस्क, क्योंकि बिजनेस ऐसा होता है कि बिजनेस में आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना। कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब जिनको पैसा खर्च करने में उलझन होती है कि यार मेरा पैसा बर्बाद नहीं हो जाए, मुझे लॉस नहीं लग जाए। तो यार धंधे के लिए ना सबसे बड़ी चीज है जिगरा। और दूसरी चीज, बिजनेस का मतलब है 24/7 जॉब। मतलब आप ये नहीं कि रात की यार 10 बज गया मैं किसी का फोन नहीं उठाऊंगा, रात में 2 बजे ना कोई मेरे पास कॉल आ रहा तो मैं नहीं उठाऊंगा। अगर आपको बिजनेस करना है, इवन आज भी मेरे पास कम से कम महीने में 10 दिन ऐसे होते हैं जब मेरे पास रात में 12 बजे भी कॉल आते हैं, रात में 2 बजे भी कॉल आते हैं कि प्लांट मेरा रात में चलता है, कि भैया प्लांट में कुछ गड़बड़ हो गई है या होटल में ऐसा कुछ हो गया है। आपको करना, वो आपकी जॉब है। तो मतलब अगर आप 24 घंटे जॉब नहीं कर सकते हो, आपको लगता है कि नहीं मतलब एक 8-10 घंटे मैंने काम कर लिया, इतना मेरे लिए सफिशियंट है, तो भाई फिर आप धंधे के लिए नहीं बने हो। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी बहुत हाई लेवल पे होनी चाहिए। आपको हसल करना आना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबिलिटी चाहते हो, लोगों को लगता है ना कि बिजनेसमैन के पास, बिजनेसमैन पैसा बहुत कमाते हैं, हाँ, घर अपना अपना राज है। अपना राज है। वो अपना राज नहीं होता है, वो अपना राज तो है, लेकिन वो एक 24/7 जॉब में राज करते हैं। पैसा आप कमा रहे हो, लेकिन आप किसी भी बिजनेसमैन से बोलोगे ना कि यार 7 दिन को फोन करके बंद करके बैठ जाओ, नहीं बैठ पाएगा वो। किसी आप जॉब वाले से बोलोगे, वो क्या कहेगा, भाई बैठ जाते हैं, कंपनी में आग लग जाए, मुझे क्या करना। तो एक माइंड सेटअप का डिफरेंस होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी में। अगर आप 24 घंटे काम करने के लिए तैयार नहीं हो, आप रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हो, आप हसल करने के लिए तैयार नहीं हो, और नई नई चीजें ट्राई करने के लिए तैयार नहीं हो, तो फिर आप बिजनेस के लिए तैयार नहीं हो। आप कोई जॉब करो जिसमें आपको एक पैटर्न मिलेगा, उस पैटर्न के थ्रू आप काम करते रहो, धीरे धीरे आपको ग्रोथ होती रहेगी और आपकी लाइफ बहुत आराम से कट जाएगी। अगर आपको चाहिए कि भाई आज कुछ नया, कल कुछ नया, परसों फिर कुछ नया, तो भाई फिर आप धंधे में आ जाओ। वहां पे आप हीरो भी बन सकते हो, आप जीरो भी बन सकते हो। दोनों चीज के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन जब जीरो बने हो, तब आपने हसल करना छोड़ दिया, फिर आप जॉब में चले आए, तो फिर आपको पहले ही जॉब में आ जाना चाहिए था। लेकिन अगर आपने माइंड मेकअप कर लिया कि नहीं मैं तो यार बिजनेस करके रहूंगा, तो भाई आप एक बार गिरोगे, 2 बार गिरोगे, 3 बार गिरोगे, लेकिन चौथी बार आप नहीं गिरोगे। और मेरे फादर मुझसे कहा करते थे जब मैंने स्टार्टिंग में, ये तो बिजनेसेस वो हैं जो लाइमलाइट में हैं, जो कुछ ऐसे बिजनेसेस भी थे जो मैंने इसके पीछे किए भी, उसमें किसी किसी में लॉस भी लगा। तो उन्होंने वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छी बात मुझसे कही थी कि या तो कोई बिजनेस पैसा दे के जाएगा या फिर वो सीख दे के जाएगा। अगर पैसा दे गया तो उससे पैसा कमा लो, सीख दे गया तो उससे सीख कमा लो, अगले बिजनेस में उससे पैसा कमा लेना उस सीख से। तो जब आप गिरे हो तब बहुत सारी सीख मुझे मिली हैं, और उन चीज़ों को मैंने अप्लाई किया है, कुछ अपने रूल्स बनाए हैं, एक कुछ अपने सिद्धांत बनाए हैं। और दूसरी एक चीज़ और है, मैं ये बताना भूल गया हूँ, जब आपने मुझसे 4 पॉइंट्स पूछे थे। ईमानदारी, बिजनेस में ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। और मजे की बात क्या है, लोग सोचते हैं बिजनेसमैन मतलब चालाक, नहीं, चंट। नहीं, बिजनेसमैन चालाक होता है, चंट होता है, इसलिए होता है क्योंकि वो पैसा लगा के पैसा कमा रहा है। अगर वो बेवकूफ चालाक, वो बेवकूफ होता, चालाक चंट नहीं होता ना, तो यार वो 2 करोड़ रुपए लगा के पैसा नहीं कमा पाता। तो उसे चालाक चंट तो होना पड़ता है, लेकिन ईमानदारी एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप ईमानदारी से काम करें तो हो सकता है पैसा थोड़ा आपके पास थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन जो सुकून का आएगा, वो जब रात में आप पैर हाथ लगा के सोओगे ना, तो बिना टेंशन के कि यार एक वो एक सेटिस्फैक्शन सेटिस्फैक्शन होता है कि यार मैंने यार आज तक किसी का 1 रुपया नहीं मारा।
कोई मुझसे ये कहने वाला नहीं कि मुझे रोहित जैन से 1 रुपए चाहिए या 1 रुपए मेरा चोरी कर लिया। तो वो सुकून सैटिस्फैक्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो हर किसी को नहीं चाहिए होता है। चाहिए सबको है, लेकिन लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते। जब तक उनको समझ में आता तब तक बहुत देर हो चुकी। तो रोहित भाई, हमने इतनी सारी चीजों के बारे में बात की, फाइनेंस से लेके आपकी जर्नी से लेके पिस्टल शूटिंग तक। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन आपको ये है जी। कि ऐसे 3 मैसेजेस हम्म। जो आप हमारी जनता को देना चाहें, खासकर ऐसे लोग जो, खासकर यंगस्टर जो भटके हुए हैं, बिकॉज आपने बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज में ग्राउंड लेवल पे काम किया है और आप अभी भी काम कर रहे हो। ऐसा बच्चा जो ट्राई करता है, फेल होता रहता है, भटका हुआ है, क्या मैसेज है? देखो भाई, भटके हुए के लिए सबसे पहली जो चीज़ है कि अगर आप भटक रहे हो तो आप उसकी कोर समझो। जैसे कहते हैं ना, एक बचपन में हमारे माँ बाप क्या कहा करते थे कि आपकी संगत बहुत बड़ी चीज़ है, जैसी संगत वैसी रंगत। तो ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि आप जैसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो ना, आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में चलता है। ये आपको देखना पड़ेगा। ये एक स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सही है कि भाई अगर आप अच्छे लोगों के साथ दोस्ती कर रहे हो, ये अगर आपके दोस्त, भाई ये नहीं कह रहा कि आप अपने दोस्तों को छोड़ दो, आप अपने दोस्तों के साथ रहो, लेकिन आप ये सोचो कि जो दोस्त आपके साथ केवल एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए जुड़े हुए हैं, वो दोस्ती कब तक चलेगी। जैसे एक बचपन में होता है ना कि किसी के पास अगर मोटरसाइकिल आ गई कॉलेज टाइम पे या स्कूल टाइम पे, तो उसके ऑटोमेटिक दोस्त बन जाते हैं। वो दोस्त आपके नहीं है, वो दोस्त आपके मोटरसाइकिल के हैं। और अगर आप एक दिन उनको मना करके देखो कि मैं अपनी मोटरसाइकिल में नहीं घुमाऊंगा, दोस्ती खत्म हो जाएगी ना। तो जो दोस्ती किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए जुड़ी हुई है, वो कल खत्म हो रही है, तो भाई वो आज खत्म हो जाए। वही सेम चीज़ है कि भाई आप सबसे पहले आप अपने एटमॉस्फेयर को मेजर करो। आप भटके हो तो आपको किसी ने भटकाया है ना। आप बचपन से या पेट से तो भटके हुए पैदा नहीं हुए थे ना। आपने अगर सिगरेट पीना शुरू किया है तो किसी ने तो कभी आपको पिलाई होगी सिगरेट। मैं ये नहीं कह रहा सिगरेट पीना गलत है, लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मतलब, अगर आप भटक रहे हो, जो आपने बात बोली भटकने वाली बात, तो भटकने के लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल होता है। रूट कॉज क्या है उसका, उस चीज़ को आप समझो और उस चीज़ को आप फिर अपनी सिचुएशन पे अप्लाई करो कि क्या ये मेरे लिए सही है। जब तक वो चीज़ सेल्फ नहीं आएगी ना, तब तक कोई कितना ज्ञान दे ले, कोई कितनी बातें कर ले, कोई कुछ भी आपको बता दे, आप नहीं सुधर सकते। दूसरी चीज़, सबका एक बेसिक फंडा होता है, पैसा कमाना है। हर किसी को लाइफ में पैसा कमाना है। और जो लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता, उनको शायद पता नहीं कि शॉपिंग कहाँ करनी है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। पैसे रिलेटेड जब पैसा आपके पास आता है ना, तो लोगों का माइंडसेट आपके लिए चेंज हो जाता है। तो भाई पैसा कमाने के लिए ना, एक चीज़ मैं बिल्कुल बोलूँगा, गांठ बांध लो। अगर आपने ईमानदारी पकड़ी हुई है, भले ही हो सकता है कि आप 2 रुपए कमा रहे हो, लेकिन अगर आप ईमानदारी से कमा रहे हो ना, तो आज नहीं तो कल वो ईमानदारी आपको कहीं ना कहीं फलेगी। एक मैंने मूवी देखी थी, लीजन मूवी थी। उस पे एक बहुत अच्छा डायलॉग आया था कि भगवान आपको वो आप भगवान से वो मांगते हो जो आपको चाहिए होता है, लेकिन भगवान आपको वो देता है जिसे आपकी ज़रूरत होती है। आपको हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आज मेरे पास 100 रुपए होते तो शायद अच्छा होता, लेकिन भगवान को पता है कि आज आपको अगर पास अगर 100 रुपए होते ना, तो आप बिगड़ गए होते। इसलिए भगवान ने आपको केवल 2 रुपए दिए। और ये मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसे वीक मोमेंट आए हैं कि उस टाइम पे अगर मेरे पास इतनी सक्सेस होती, मेरे पास इतना पैसा होता, तो हो सकता है शायद मैं गलत डायरेक्शन में चला जाता। हो सकता है मैं गलत डायरेक्शन में चला जाता। अगर इतनी मैंने 2014 में फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं देखी होती, तो हो सकता है शायद आज मेरे पास इतनी नॉलेज या फिर इतना काम करने का जज्बा नहीं होता, ग्राउंडेड नहीं होता। मैं तो हवा में रहता ना। मैं तो उस टाइम पे सफारी में घूमा करता था, जब लोग साइकिल में भी घूमते थे। उस टाइम मुझे स्कूल सफारी छोड़ने जाती थी बॉडीगार्ड के साथ, जब लोग अपनी साइकिल में आ रहे होते थे। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए क्रिएट की गई हैं, आपको उन्हें समझना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई सिचुएशन आ रही है ना, और एक चीज़ ये भी होती है ना कि टफ सिचुएशन उन्हीं को दी जाती है जो उसको झेल पा रहे होते हैं, हर किसी को नहीं मिलती हैं। और जो उनको फ़ील कर लेता है, उनसे ओवरकम कर जाता है, वही हिस्ट्री क्रिएट करता है। उन्हीं लोगों के नाम हम लोग पढ़ते हैं, उन्हीं की हम लोग स्टोरी सुनते हैं। नहीं तो वैसे तो 140 करोड़ हैं, लोग आएँगे, जाएँगे, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपनी सिचुएशन को समझो, उसको फेस करो, और अगर कुछ टफ सिचुएशन आई हैं, तो आपके पास क्यों आई हैं? क्या उससे कुछ अच्छा होने वाला है? और एक लाइन है, जो मैं सबको बोलना चाहूँगा
कि जब भी आपके पास टफ सिचुएशन हो, पैसा नहीं आ रहा हो, समय खराब चल, क्योंकि 90% लोगों का समय तभी खराब चल रहा होता है जब उनके पास पैसा नहीं होता है। तो सिर्फ एक लाइन अपने मन में सोचना कि ये समय कट जाएगा। मैंने बहुत मुझे वो टाइम याद है, मुझे अपना एक मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, जब वो फाइनेंशियल क्राइसिस मेरी फैमिली में स्टार्ट हुई थी। एक होता है ना कि आप पढ़ रहे हो, अब मैं बाहर रह रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं पापा को फ़ोन करूँगा, पापा 20,000 रुपए चाहिए, तो वो 20 नहीं 25 भी डलवा देंगे। लेकिन आपका मन गवारा करेगा कि वो मैं 20,000 मँगाऊँ ऐसे टाइम पे अपने ऐश करने के लिए, आप नहीं मँगा सकते। कुछ लोग मँगाते भी हैं, कुछ लोग अपने पेरेंट्स से झूठ बोल के कि नहीं पापा मुझे तो बुक्स खरीदनी है और ऐसे खरीद, तो मैं मतलब इतना सेंसिटिव हो गया था। मुझे याद है एक दिन मतलब ₹5 का चिप्स का पैकेट भी मैं खरीदने के लिए सोच रहा था कि यार मैं इसको खरीदूँ कि नहीं खरीदूँ। और ऐसा नहीं था कि वो मतलब ₹5 कोई बहुत बड़ी चीज़ थी। लेकिन मैंने कहा यार ये मतलब आज ऐसी सिचुएशन है, हो सकता है कल मैं 500 का भी खरीद लूँ और पहले मैंने 5,000 का भी खरीदा हुआ है। लेकिन आज अगर सिचुएशन है और अगर ₹5 में मैं ये बचा के कल इसको किसी दूसरी चीज़ में यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं क्यों नहीं करूँ? एक चीज़ और मैं यंगस्टर को स्पेशली बोलना चाहूँगा, जो अभी एक पहले आपने बात बोली थी ना कि लोगों के पास पैसा बचता नहीं है, तो भाई मैंने एक ट्रिक और अपनाई थी, जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। जब मैं अपनी कॉलेज लाइफ़ में था, तो मैं डेली अपने खर्चे लिखता था। आज मैंने ₹10 बस में दिया, ₹5 का समोसा खाया और मैं डेली उसको काउंट करता था और मैंने अपने माइंड में ना एक एवरेज सेट कर रखा था कि मुझे डेली ₹200 खर्च करने हैं। मैं ₹6,000 डेली खर्च करूँगा, प्लस मेरे फ्लैट का रेंट और प्लस मेरी फ़ीस अलग। मतलब रेंट के अलावा केवल मुझे ₹6,000 अपने ऊपर खर्च करने हैं, जिसमें मेरा खाना-वाना सब कुछ इंक्लूड होगा। लिटरली मैं आपको बताऊँ, उसने मुझे इतना सपोर्ट किया, कैसे किया सपोर्ट? किसी दिन वो खर्च मेरा ₹150 में पूरा हो जाता था, किसी दिन 160 में पूरा हो जाता था, किसी दिन 140 में पूरा हो जाता था। तो जो मेरे पास डेली के 50, 40, 60 बचते थे ना, अब कभी अगर मुझे 2 महीने बाद अपने फ्रेंड्स के साथ एन्जॉय करना है, तो मुझे पता है कि ये स ₹1,500 मेरे पास बैलेंस है। मैंने वो ₹200 का जो अपना टारगेट बनाया है, उस टारगेट से मैंने ₹150 बचा लिए हैं, अब मैं इससे एन्जॉय भी कर सकता हूँ। तो वहाँ पर दोनों चीज़ आप कर सकते हो कि आप अपने खर्चे भी मैनेज कर रहे हो और उसी खर्चे से आप एन्जॉय भी कर रहे हो। सिंपल छोटी सी हैबिट है। बहुत छोटी सी हैबिट है, लेकिन बहुत हेल्प करती है आपको ट्रैक करने में कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है। क्योंकि पैसे को बचाने का जो चीज़ है ना, कि मतलब आपको ये समझना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ पर एक्स्ट्रा जा रहा है। तो जब आप ये लिखना शुरू करोगे ना, तो हो सकता है आपको समझ में आएगा कि यार मैं क्या सिगरेट में ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा हूँ, कि मैं कोल्ड ड्रिंक में ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा हूँ, कि मैं ट्रांसपोर्टेशन में पैसा ज़्यादा खर्च कर रहा हूँ, या मैं खाने-पीने में पैसा ज़्यादा खर्च कर रहा हूँ। तो और स्टूडेंट लाइफ में ये होना बहुत ज़रूरी है। पैसा आपके घर में कितना भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स भी इस चीज़ को सुन रहे होंगे कि आप अपने बच्चों के अंदर ये हैबिट डालो। क्योंकि जब वो लिखेंगे ना, तो हो सकता है कि एक वो पेन होगा कि यार, क्योंकि वैसे आपने क्रेडिट कार्ड से 4,000 खर्च कर दिए, लेकिन जब आप लिखोगे कि पार्टी 4,000, तो आपको मैं कि यार पार्टी 4,000 के लायक थी। आप अपना जिस दिन कमाना 40,000 की देना ना, आप जिस दिन अपना कमाना उस दिन 40,000 की देना। आज आप नहीं कमा रहे हो, आप 4,000 की पार्टी देने लायक हो, नहीं हो ना, तो यार क्यों कर, बहुत छोटी-सी बात है। और एक मेरे बहुत नोन में हैं, मैं उनको जिनके बच्चे बिगड़ने वाली चीज़ होती है ना कि बच्चे बिगड़ जाते हैं कॉलेज जाके, तो उनको किसी ने फ़ोन किया कि मतलब आज आपका बेटा बैठ के बियर पी रहा है। एक मेरे नोन में अंकल हैं, उनके बेटे की बात है। तो मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने ऐसा-ऐसा बोला। मैंने कहा आपने क्या किया? कहते मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उस दिन उसको फ़ोन नहीं किया, मैंने उसको 2 दिन बाद फ़ोन किया और मैंने उसको केवल एक चीज़ बोली कि बेटा जिस दिन कॉलेज कंप्लीट हो जाए और अपने पैसे कमाना, तो 10,000 से नीचे की बॉटल की दारू नहीं पीना। लेकिन आज मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हें पढ़ा भी पाऊँ और दारू भी पिला पाऊँ। और बताना जिस दिन तुम कमा रहे हो उस दिन मैं खुद खरीद के लाऊँगा 10,000 की बॉटल, घर में बैठ के मेरे साथ पीना। उस दिन उसको जो चीज़ फ़ील हुई ना, कि मतलब मेरे फ़ादर ने कितनी बड़ी बात कही कि उन्हें इस चीज़ से दिक्कत नहीं है कि तुम दारू पी रहे हो। जिस दिन अपना कमाना उस दिन बताना मैं 10,000 की बॉटल खरीद के लाऊँगा और मैं पिलाऊँगा। तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है और यही छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अगर जितने यंगस्टर हैं ना जिनको लगता है कि मैं भटक गया हूँ, मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ, वो सिर्फ़ अपने आप को सोच लेंगे ना, अपनी सिचुएशन सोच लेंगे, अपने अंदर झाँक लेंगे, अपनी फैमिली को देख लेंगे, तो बहुत सारी चीज़ों से ओवरकम कर जाएँगे। और पैसा तो भाई इतनी इन सब चीज़ों से निकलने के बाद ना पैसा इतनी छोटी चीज़ है कि यार कैसे नहीं आएगा? मैं कहता हूँ कैसे नहीं आएगा? आप हर चीज़ अच्छी कर रहे हो, आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हो, आप किसी के साथ बेईमानी नहीं कर रहे हो। कौन-सी ऐसी ताकत है दुनिया की जो आपको पैसा कमाने से रोक लेगी?
कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत अच्छी बात करी। मैं ये बोलूंगा, ये पूरा जो हमारी कॉन्वर्सेशन रही है, हाँ मोटिवेशन नहीं, ये एक रियलिटी चेक। और रियलिटी चेक मतलब हमेशा लोग रियलिटी चेक को ना बड़ा नेगेटिव उससे देखते हैं, पर बिल्कुल। मुझे लगता है पूरी कॉन्वर्सेशन कोई भी बंदा सुनेगा तो उसको समझ आएगी कि यार जो बंदा ग्राउंड लेवल से बात कर रहा है वो सच्ची होती है Right. और वो प्रूवन फैक्ट है। तो बहुत मजा आया रोहित भाई, अलग मुझे अलग भी बड़ा मजा आया। मैं चीजें मतलब मेरी सारी वो पास्ट चीजें Nostalgia. रिकॉल हुई। वो मुझे भी लग रहा था कि मतलब ये इतना क्योंकि जब आप एक इस लेवल पे आ जाते हैं, आप इतने बिजी हो जाते हो कि आपके पास अपनी पास्ट लाइफ में झांकने का टाइम नहीं होता, और मेरे ख्याल से गलत भी है। तो आज पॉडकास्ट में ना जब चीजें मैंने वो की ना, तो मुझे गूजबम्स आ गए बातें करते करते कि यार किन किन सिचुएशन को फेस करके और आप यहाँ बैठे हो। और मतलब सबसे ज्यादा जो मैं मतलब धन्यवाद दूंगा, मैं भगवान का ही दूंगा कि उन्होंने आपको ऐसी सिचुएशन में डाला और फिर वहां से सरवाइव करा के आपको निकाला। थैंक यू सो मच रोहित भाई, थैंक यू। बहुत मजा आया। और आई एम श्योर जब भी एपिसोड बाहर आएगा तो हमारी ऑडियंस को, जिसे कहते हैं ना, आपकी रॉ सच्चाई, वो मेरे लिए पर्सनल की टेक अवे है कि रॉ सच्चाई। और बेस्ट क्या है, कुछ लोग ना प्रिपेयर करके आते हैं। हाँ। आपकी रॉ सच्चाई में ना वन लाइनर इतने वो थे कि मैं भी 2 मिनट के लिए मैंने कहा यार हाँ बात तो ठीक है, ये नोट कर लेता हूँ। तो भाई वैसा था प्रिपेयर का कि कभी मतलब पॉडकास्ट से रिलेटेड तो अपनी बात ही नहीं हुई कि क्या अपने को बात करनी है। और मैं अभी इसी माइंड मेकअप से आया था, मैंने कहा यार जो भी होगा वो एज इट इज है। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ कि मैं 4 बड़ी बड़ी बातें कहूंगा। जो जीवन में मैंने फेस किया है, मैं सिर्फ वही लोगों को बता सकता हूँ, वही कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग।